जब पैसा नहीं होता है, आपकी जिंदगी में दो चीजें हो सकती है। या तो आप जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहेंगे या पैसे को ठुकरा देंगे। एंड मैं बोला कि पैर की जूती जो है वो पैसा बन के रहेगी। क्या हुआ था 4 साल पहले ऐसा? मेरे सारे पैसे खत्म हो गए थे। तो 40 साल की उम्र में जब कोविड हुआ एंड सब कुछ ठप हो गया, तब मेरे पास बैंक में 5 महीने के पैसे बचे थे। मतलब अब आपके पर्सनल फाइनेंसेस कितने ट्रैक पर हैं? बिल्कुल ट्रैक पे, कंप्लीटली ट्रैक पे हैं। क्यों हम इतने रिजिड हैं वो एफडी को लेकर के? भले पता है कि कम पैसा है और वो इन्फ्लेशन वाला जो फैक्टर हम लोगों के आंखों के नीचे से छिप जाता है, उसको बताइए। तो एफडी ने पैसे को लेकर वही रूप धारण किया जो कि सरकारी नौकरी एक प्रोफेशनल करियर के रूप में थी। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। सेविंग्स को लेके एक रूल है 50, 30, 20, आपने जिक्र भी किया है। अगर आप सेविंग्स शुरू करना चाहते हैं तो आप ये नहीं बोल सकते कि पहले महीने में तनख्वाह आएगी, फिर जो खर्चे होंगे वो हम करेंगे, फिर अगर बच गया तो सेव कर लेंगे। क्योंकि वो जो है वो है गरीबियत वाला माइंडसेट। गरीब का माइंडसेट नहीं, गरीबियत का माइंडसेट। तो अगर आप 20,000 रुपए कमा रहे हैं, आपका गोल या टारगेट होना चाहिए 4,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करना। कि कोई भी इंसान जो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहता है उसे हमेशा म्यूचुअल फंड से ही शुरू करना चाहिए, स्टॉक से नहीं। क्योंकि स्टॉक्स कॉम्प्लिकेटेड हैं, टेक्निकल हैं, एक्सपर्टीज चाहिए होता है जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं है, वक्त चाहिए होता है जो बिल्कुल भी नहीं है। जो एक होता है ना कि बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, आंख मूंद करके कहीं भी नहीं लगा देने पैसे, तो वो कुछ आपको तरीका अगर पता हो वो बता दीजिए कि ये काम नहीं करना है। जिंदगी में रातों रात अमीर बनना मतलब अननेसेसरी रिस्क लेना है। फोन पे मैसेजेस आते रहते हैं, लोन अप्रूव्ड, पर्सनल लोन। अपना पैसे के साथ रिश्ता जो है वो खूबसूरती से बनाएं ताकि आपका पैसा आपके लिए उतनी ही मेहनत करे जितना आप उसको कमाने के लिए करते हैं। हम लोग आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा कंज्यूम करते हैं कि मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने फ़ोन में स्क्रीन टाइम देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने कितना ज़्यादा सोशल मीडिया को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया है। लेकिन आए दिन हम लोग ऐसी खबरों से भी रूबरू होते रहते हैं कि किसी ने लॉटरी जीत ली करोड़ों की और फिर 5-6 महीनों के बाद खबर आती है कि वही इंसान अब दर दर पैसे के लिए तरस रहा है। उसके पास पैसे नहीं हैं, अब वो मुश्किलों से गुजारा कर रहा है। और ऐसी कोई 1 या 2 खबरें नहीं आती हैं, हर दिन आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिए, आपको बाकायदा ऐसे चैनल मिल जाएंगे जो इन लोगों को उनके केस स्टडी को बताते हैं कि इन्होंने लॉटरी जीती और आज एक एक पैसे के मोहताज हैं। ये स्थिति, ये हालात आने के पीछे एक कारण है, वो है मिसमैनेजमेंट अपने पैसों का। क्योंकि क्या होता है, यूजुअली जब हम पैसों के आदी नहीं होते और अचानक से हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं कि किन किन चीज़ों पे खर्चा करें, उसको संभालें कैसे, उसको मैनेज कैसे करें, और बहुत सारे कन्फ्यूजन में रहते हैं और अंततः हम अपने हाथ में 1 भी रुपए लिए बिना ऐसे फिर कन्फ्यूजन वाली स्थिति में एंड अप हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमने क्या गलत किया। इस दलदल से निकालने के लिए बहुत तरह की किताबें हैं। पर्सनल फाइनेंस एक सब्जेक्ट आता है जिसमें हम लोगों को सिखाते हैं कि हम अपना पर्सनल यानी निजी जो हमारे पास पैसे हैं उसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, कहाँ उसको खर्च करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। तो अब बात पैसे की आती है तो तुक्का लगाने से बेहतर है कि हम उन लोगों से बात करें जिनके पास तजुर्बा हो, जिन्होंने खुद गलती की हो उसके बाद सीखा हो, या फिर जो लोग इस पूरे व्यवसाय में ही अपना जीवन गुजार रहे हों, तो उनसे सलाह लेने से बेहतर और तो मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। तो आज किताब वाला के इस एपिसोड में हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं उनका नाम है अंकुर वारिको, और मुझे उनका इंट्रोडक्शन मैं दूंगी, लेकिन आप लोग ये सुन करके खुश हो गए अच्छा आज हम इनको सुन रहे हैं, क्योंकि इनको हम यूजुअली सोशल मीडिया पर सुनते आए हैं। इनकी एक किताब आई है जो है मेक एपिक मनी, ये इंग्लिश में है, हिंदी में भी आई है, मेक एपिक मनी करके, पेंगुइन ने इसे छापी है। इसमें इन्होंने पैसे रुपयों को लेकर के इतनी कहानियां बताई हैं, इतने किस्से शेयर किए हैं कि शायद ही आप उसके बाद ऐसे कह पाएंगे कि अरे यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपने पैसे को क्या करूं, या फिर कोई गलती करने से पहले 10 बार
सोचेंगे कि अच्छा उन्होंने मुझे ये सलाह दी थी, मुझे काम नहीं करना चाहिए। आप अवेयर हो जाएंगे, आप सेंसिबल हो जाएंगे, और क्या पता भविष्य में रिटायरमेंट में ऐसे चौड़ से खटिए पे बैठ के अपनी ज़िंदगी बिता रहे हो। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। अंकुर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे इस एपिसोड में। थैंक यू सो मच उपासना, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपका इंट्रोडक्शन। एंड आपने जो एग्जाम्पल से शुरुआत करी वो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल था कि इतनी केस स्टडीज आई हैं जहां लोगों ने लॉटरियां जीती हैं एंड कुछ ही महीनों या सालों में वो पूरे के पूरे चले गए पैसे। एंड हैरत अंगेज सी बात है कि ये कैसे होता है, लेकिन वो इंसान की फितरत समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये बुक है, आपने इनिशियली जो पन्नों में कुछ कुछ लिखा है कि मैं बोझिल नहीं रखूंगा इस किताब को। आप बीच में से कहीं से भी कोई भी पन्ना उठा लीजिए, आप पढ़ सकते हैं। इंडिपेंडेंट चैप्टर हैं, हर चैप्टर में थोड़ी थोड़ी जो बाकी चैप्टर्स हैं उनकी भी पहलू झलक दी गई है। आपने इतना लाइट रखने, मेन मकसद क्या है इस किताब को लिखने का? मेन मकसद उपासना था कि एक पूरी जनरेशन है जो किताबें नहीं पढ़ रही है एंड किताबें पढ़ने से कम मेरी ज़िंदगी में तो बहुत बदलाव आया है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ही रुपयों में किसी की पूरी ज़िंदगी, उनके पूरे एक्सपीरियंसेस, उनकी गलतियाँ, उनके सक्सेस से कितना कुछ जानने के लिए, सीखने के लिए मिल सकता है। तो ये किताब उन लोगों के लिए लिखी गई है जो किताबें नहीं पढ़ते हैं। एंड अगर वो किताबें नहीं पढ़ते हैं तो उनके लिए वो किताब उतनी ही दिलचस्प होनी चाहिए जितना कि आपकी रील हो गई या यूट्यूब के शॉर्ट्स हो गए या नेटफ्लिक्स हो गया। तो किताब लाइट होनी चाहिए, बहुत इंजॉयबल होनी चाहिए, उनकी भाषा में होनी चाहिए, इंस्टाग्रामेबल होनी चाहिए कि वो उसके फ़ोटो खींचें, उनके पन्नों पे डालें, लोगों को दिखाएं कि वो एक किताब पढ़ रहे हैं। तो वो सारा जोड़ने की कोशिश करी। लेकिन पैसा एक टॉपिक ऐसा था जिस पे मैं काफ़ी सालों से आप कंटेंट बनाता आ रहा हूँ। तो बहुत लोगों ने बोला था कि सर आप वीडियोस तो इतने बनाते हैं लेकिन वो बिखरे हुए हैं, क्योंकि कभी कुछ म्यूचुअल फंड पे बोल दिया, कहीं कुछ कंपाउंडिंग पे बोल दिया, कहीं कुछ फिक्स डिपॉजिट पे बोल दिया, कहीं कुछ इधर बोल दिया। क्या एक कंपाइल्ड वर्जन मिल सकता है? तो किताब से खूबसूरत और कोई कंपाइल्ड वर्जन हो नहीं सकता। तो वही कोशिश थी कि एक ऐसी जनरेशन के लिए किताब लिखी जाए पैसे पे जो कि किताब के आदी नहीं है अभी, लेकिन अगर उनको थोड़ी सी भी आदत डल जाए तो शायद अच्छा रहेगा। बहुत अजीब सी चीज़ है, आपने कहा है कि ऐसी जनरेशन जिसको किताब की आदत नहीं है उसके लिए किताब लिखना, और हम इग्नोर कर देते हैं कि ये जनरेशन किताब नहीं पढ़ती, बट उनकी तरफ से ही ये डिमांड आई है कि कंपाइलेशन होना चाहिए। जो आपके हर इंसान, मेरे लाइफ में भी ऐसे चेंजेस, इंसिडेंट्स, इवेंट्स रहे हैं जब मैं पैसे को लेकर और ज़्यादा कॉशियस हो गई हूँ। एक हेट और लव का रिश्ता होता है, हर पर्सन के लिए बहुत डिफरेंट कनेक्शन होता है, फीलिंग होती है। बहुत वियर्ड होता है ये सुनना कि पैसे का हमारे साथ जो पर्सनल रिश्ता है वो मनी का, पैसे रुपए से ज़्यादा कम एक इमोशनल ज़्यादा अटैचमेंट है, बायसेस हैं जो हम दिमाग में हमारी ज़िंदगी जैसे रहती है, हमारी परवरिश, हमारे माहौल जैसा रहता है। हर किसी का मनी के साथ रिश्ता बहुत डिफरेंट होता है। आपके लाइफ में वो कैसा रिश्ता था, और आपको क्या वो लव वाला रिश्ता था, हेट वाला रिश्ता था? कैसे लगा कि अब तो मुझे वो नैरेटिव बदलने की ज़रूरत है? मुझे पैसे से नफरत थी, मुझे पैसे से बेइंतहा नफरत थी उपासना। हम कभी भी पैसे के साथ पले बड़े नहीं। माँ पापा ने बहुत मेहनत करी, कभी पैसे थे नहीं, हमेशा किसी न किसी कर्ज में डूबे रहते थे। एंड उन सब के बावजूद मेरी बहन को, मुझे बहुत अच्छी शिक्षा मिली। कभी पैसे की देखा ही नहीं, कभी पैसा, कभी समझ ही नहीं आया कि ज़्यादा पैसे से क्या हो सकता है। बस ये एक एहसास था कि पैसे की वजह से तंगी है, पैसे की वजह से मुश्किलें हैं, शायद पैसे की वजह से तनाव भी है। तो मुझे पैसे से नफरत होती थी क्योंकि ऐसा लगता था कि एक बेबसी सी है। खासकर जब मैं अपने माँ पापा को देखता था कि उन्हें इतनी ज़्यादा उम्र में भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ रही है जितनी उनको नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि पैसे की कमी थी। तो जब पैसा नहीं होता है, आपकी ज़िंदगी में दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो आप ज़िंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहेंगे या पैसे को ठुकरा देंगे। मुझे नहीं पता कि इन दोनों में से क्यों कोई एक रास्ता चुनता है, पर मैंने वो ठुकराने वाला रास्ता चूज़ किया। एंड मैं बोला कि पैर की जूती जो है वो पैसा बन के रहेगी। मैं कभी भी उसको कोई इज्जत नहीं दूंगा, मैं कभी भी उसको कोई भी अहमियत नहीं दूंगा। एंड ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि पैसा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसकी इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है, उसकी अहमियत जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि मैं आसानी से पैसे कमा सकता था, मैंने कभी उसको संभालने की कोशिश ही नहीं करी, कभी उसको कैसे वो इज़्ज़त दी जाए वो समझने की कोशिश नहीं करी। और ज़िंदगी में बहुत बहुत लेट, मैं 44 साल का हूँ, 40 साल की उम्र में, विच इज़ लाइक 4 years बैक, तब जाके कुछ एहसास हुआ कि यार पैसे की तरफ जो रुख था वो बहुत गलत था एंड अब कुछ बदलना पड़ेगा। लेकिन ज़िंदगी भर
पैसे को मैंने एक तरीके से नकारा ही है, जो कि और मगर वो रियलाइजेशन क्या था कि मतलब माइंडसेट में क्या चेंज है? अब आप पैसे को कैसे देखते हैं? क्या है पैसा? पैसे की ना एक बहुत खूबसूरत चीज़ ये है उपासना कि हमें अक्सर लगता है पैसे की जो ज़रूरत है वो चीज़ें खरीदने के लिए। पैसे से मैं वो फ़ोन खरीद सकता हूँ, गाड़ी खरीद सकता हूँ, वो घर खरीद सकता हूँ, कपड़े खरीद सकता हूँ, वो वेकेशन खरीद सकता हूँ। लेकिन पैसे की उससे कई बड़ी ज़्यादा ज़रूरत आपकी खुद की फ्रीडम खरीदना है। आप अपनी ज़िंदगी में किस चॉइस के साथ जी सकते हैं वो अपनाना है। क्या आप काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? कहाँ करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते? कितना करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते? किसके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, नहीं बिताना चाहते? किस टाइप का खाना खाना चाहते हैं, नहीं खाना चाहते? कहाँ घूमना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? किस टाइप की अपने शरीर की परवरिश करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते? किस टाइप के एक्सपीरियंसेस अनुभव करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते? ये सारे जो चॉइसेस हैं ये आपको पैसा ग्रांट करता है। तो पैसे की अहमियत सिर्फ चीज़ें खरीदना नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा दर्जा है कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे जिएंगे वो पैसा डिटरमिन कर सकता है। एंड दैट डजंट मीन कि आप सिर्फ अमीर बन के जी सकते हैं। आप बिना पैसे के साथ या कम पैसे के साथ भी बहुत खुशी एक ज़िंदगी अपना सकते हैं, लेकिन वो जानना, वो समझ पाना बहुत ज़रूरी होता है। वो माइंडसेट शिफ्ट 4 साल पहले आया कि पैसे को बटोरने से कुछ नहीं होगा। वो पैसे का बटोर के तुम क्या कर लोगे? तुम्हें ये तो पता होना चाहिए ना कि वो क्या पैसा... हुआ था 4 साल पहले ऐसा? मेरे सारे पैसे खत्म हो गए थे, बेसिकली ये हुआ था। तो मेरी कहानी ये है कि मैं बड़े अच्छे से स्कूल में गया, बहुत अच्छे से परवरिश हुई मेरी। मैं काफ़ी लगन से, मेहनत से पढ़ाई करता था, तो क्लास के अव्वल नंबर नहीं लेकिन टॉप में कहीं कहीं आ जाता था। अच्छी सी नौकरी करी, अच्छे से पैसे कमाए, लेकिन कभी उस पैसे को, जैसे मैंने बताया, संभालना सीखा ही नहीं। एंड क्योंकि पैसा संभाला नहीं तो जितना कमाते थे वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता था। तो 40 साल की उम्र में जब कोविड हुआ एंड सब कुछ ठप हो गया, तब मेरे पास बैंक में 5 महीने के पैसे बचे थे, घर की EMI देने के, बच्चों की स्कूल फीस देने के, घर खर्चा के लिए, माँ पापा को पैसे देने के लिए। एंड 40 साल की उम्र में 2 बच्चों के साथ, बीवी के साथ, माँ बाप के साथ जब आपको हिट होता है कि ये सारी चीज़ें जो आपके पास थी, आप करोड़ों में पैसे कमा रहे थे, आप इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से हैं, आप इतना कुछ सीख चुके हैं, आपको इतना कुछ एक्सपोजर मिला है, उन सब के बावजूद आपकी अगर ये हालत है तो फिर तो बहुत ही शर्म की बात है। एंड तब ये एहसास हुआ कि पैसे की तरफ जो नज़रिया था वही गलत था। फिर उसको चेंज किया, रातों रात वो चेंज आया। जैसे होता है ना कि जब आपका, भगवान ना करे, अगर एक्सीडेंट हो जाए तभी आप गाड़ी ठीक से चलाना शुरू करते हैं, उससे पहले तो जिंदगी, तभी इंश्योरेंस के बारे में सोचते हैं, काश ले लिया होता, काश ले लिया होता। जब आपकी तबीयत खराब होती है या अगर भगवान ना करे आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तभी आपको हेल्थ इंश्योरेंस चमकता है। तो जब जिंदगी में झटका लगता है तभी एहसास होता है कि उस चीज़ की ज़रूरत कितनी थी जो आपको बहुत पहले समझ आनी चाहिए थी। तो वही मेरे साथ भी हुआ। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को वो झटका लगा, कि वरना तो फिर पता नहीं कितने साल और निकल जाते और मैं उसी रहता। तो मतलब अब आपके पर्सनल फाइनेंसेस कितने ट्रैक पर हैं? बिल्कुल ट्रैक पे, कंप्लीटली ट्रैक पे हैं। मेरे पर्सनल फाइनेंसेस इस ढंग से हैं कि हम बहुत अच्छा कमा रहे हैं, जो कि हम हमेशा से कमाते थे, तो उसकी कभी कमी नहीं थी, लेकिन उस पैसे को हम अच्छे से अब खर्च कर पा रहे हैं। हम ये जानते हैं कि हमारी ज़रूरतें कितनी हैं, हमारा एक घर है, हमारे पास एक गाड़ी है, हम बहुत मटीरियल लोग नहीं हैं, तो ये नहीं है कि अरे ये गाड़ी खरीदनी है, ये घर खरीदना है, या बहुत सारे घर होने चाहिए, बहुत सारी गाड़ियाँ होनी चाहिए, एक एक काफ़ी है जितना चाहिए। हम सीखने में बहुत पैसा खर्च करते हैं, चाहे वो स्कूल हो तो अपने बच्चों के स्कूल हमने बहुत अच्छे चूज़ करे हैं, चाहे वो किताबें ख़रीदना हो उसके लिए कोई बजट नहीं है। हम अपने खाने पे, अपने स्वास्थ्य पे बहुत पैसा खर्च करते हैं कि बहुत अच्छे से हम खाएंगे, बहुत अच्छा प्रोफेशनल हेल्प के ज़रिए हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, क्योंकि 40 साल तक और जीना है या शायद और भी। एंड हम अपनी एक्सपीरियंसेस पे, जिससे हमें ज़िंदगी जीने का एक मकसद मिलता है, उस पे बहुत अच्छे से पैसे खर्च करते हैं। तो हमारी वेकेशन या ट्रैवल हो गए, हम अच्छी जगह जाते हैं, बहुत अच्छे लोगों को एम्प्लॉय करके या हायर करके उनसे उनका कल्चर समझने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि गए, फ़ोटो खिंचा ली, वहाँ का खाना खा लिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, वापस आ गए कि भैया ये भी हो गया है। हम जेन्युइनली उसको एहसास करने की कोशिश करते हैं। एंड इसमें हम बहुत 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 खुश हैं, क्योंकि बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट भी हो जाता है
वो अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो हमें पता है कि वो जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो हमारे आगे वाली ज़िंदगी को अच्छे से संभाल लेगी। हम अभी अपने ज़िंदगी अच्छे से जी पा रहे हैं। इट्स अ लवली लाइफ। सॉर्टेड। और अभी आप बोल रहे थे कि पैसा संभालना सीखा ही नहीं था, 40 के एज में वो रियलाइजेशन हुआ, वो झटका हुआ। मुझे लगता है कि अभी जो ऑडियंस है हमारी, जो अभी भी जिनके पास वक्त अभी बहुत ज़्यादा है, हम आएंगे कंपाउंडिंग के बारे में, लेकिन क्यों ऐसा लगता है कि हम लोग पैसे रुपए की जो चीज़ें, मैं नहीं डिस्क्लोज करना चाहूँगी, मैं हिचकूंगी अपने कलीग के सामने बताने में कि मेरी सैलरी, अगर मैं वो चीज़ शेयर कर पाती तो शायद हम मिल के बैठ के बात कर पाते कि यार अच्छा मैं इतना हिस्सा इसमें लगा सकती हूँ, ये हिस्सा ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ। क्यों लगता है कि हमारे आसपास पैसे को लेके इतनी सीक्रेसी, प्राइवेसी क्यों है? क्योंकि हमारा जो कल्चर है ना उपासना, वो कहीं ना कहीं ऐसा बन गया कि पैसे के पीछे भागना गलत समझा गया। ऐसा समझा गया कि आप लालची बन चुके हैं। ऐसा समझा गया कि अमीर लोग जो हैं वो लोगों को गरीब करके ही अमीर बन पाते हैं। पैसे को हमेशा एक कॉन्सेप्ट है जीरो सम, उस ढंग से समझा गया कि अगर कोई जीत रहा है वो तभी जीत सकता है अगर कोई हार रहा है। उन दोनों का जो सम है वो हमेशा जीरो ही रहेगा। तो अगर कोई +1 हो गया है तो किसी को -1 होना ही पड़ेगा। लेकिन ये बहुत एहसास हुआ है कि जिंदगी एंड खासकर पैसा जो है वो एक पॉजिटिव सम गेम है। अगर कोई +1 है तो कोई और भी +1 हो सकता है। अगर कोई अमीर है तो कोई और भी अमीर बन सकता है, क्योंकि पैसा दुनिया में लिमिटेड नहीं है, पैसा बनाया जाता है। एक एग्जाम्पल जो मैंने किताब में दिया है कि जब हम मैगी का एक पैकेट खरीदते हैं, 10 रुपए का, 20 रुपए का, जो भी है, अगर उसी पैकेट को फिर हम खोल दें, फिर उसको उबालें, 2 मिनट में आज तक कभी मैगी बनी नहीं है, लेकिन अगर बन गई, फिर उसमें हम थोड़ा सा मसाला वसाला डाल देंगे, थोड़ी सी सब्जियां डाल देंगे, थोड़ा सा शायद चीज़ वीज़ डाल देंगे और फिर उसको प्लेट में देंगे, तो वही 10-20 रुपए की मैगी अब शायद 45 या 50 रुपए की बिकेगी। और अगर आप लद्दाख में खरीद रहे हैं तो आप तो 100 रुपए देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर आप गोवा की फील लेना चाहते हैं, बीच पे बैठे हुए वो मैगी खाएंगे, तो शायद 150 रुपए भी दे देंगे। वो पैसा कहाँ से उगा है? वो पैसा लिटरली हवा में से होगा, क्योंकि वही वो 20 रुपए की चीज़ है, शायद 10 रुपए की सब्जियां डल गई होंगी, 5 रुपए की गैस होगी, लेकिन वो पैसा किसी ने वैल्यू ऐड करके बनाया है। एंड वही आपकी स्किल, आपकी कला, आपका टैलेंट आपके लिए वो पैसा क्रिएट कर सकता है अगर आप उसको सही से अप्लाई करेंगे। तो पैसा लिमिटेड नहीं है, जीरो सम नहीं है। एंड क्योंकि हमें लगता था ये जीरो सम है बहुत सालों तक, अभी भी कुछ हद तक लगता है, हम कभी पैसे के बारे में बात नहीं करते। मैं अक्सर जोक करता हूं कि परिवार ये पूछ लेगा कि तुम अपनी फैमिली कब स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन कभी ये नहीं पूछेगा कि तुम अपने SIP कब स्टार्ट कर रहे हो। क्यों? लेकिन है अब ऐसा, धीरे धीरे चेंज हो रहा है, पर हो रहा है। मुझे याद है कि बहुत ज़्यादा ऐसे रुपयों पैसों के घर मम्मी पापा क्या मैनेज करते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा रिलेशन नहीं था। बस इतना पता है कि उन्होंने पूरे साल में एक FD करा रखी थी, और वो इवन मेरे जॉब शुरू करने के बाद तक जब मैंने उनको बताया, इधर मेरे बॉसेस थे, वो कहते थे आप लोग ये अवेयर नहीं हैं, जॉब कर रहे हैं आप लोगों से, ये शोभा थोड़ी ना देते, आप लोग शुरू कीजिए। उधर घर वाले पापा कहते थे कि नहीं बेटा इससे दूर रहना है। मैं कहती थी क्यों पापा? नहीं डूब जाता है। बहुत टाइम लगा मुझे उनके अगेंस्ट जाकर के वो पहला स्टेप लेने में। और आज मैं बैठ के सोचती हूँ अगर उन्होंने SIP शुरू की होती तो आज हम कहाँ होते? FD चुना उन्होंने। ऐसी मेंटालिटी, वो इस पे मैं बाद में बात करूंगी कि दूसरा ऑप्शन क्या है, क्यों हम इतने रिजिड हैं वो FD को लेकर के। भले पता है कि कम पैसा है, और वो इन्फ्लेशन वाला जो फैक्टर हम लोगों के आंखों के नीचे से छिप जाता है, उसको बताइए। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है उपासना कि हमारे माँ बाप जिस जनरेशन में पले बड़े, जिसमें उन्होंने काम करना शुरू किया, वो एक बहुत अलग भारत था। वहाँ ये नहीं था कि अरे इस समर हॉलीडेज में हम कहाँ जाएंगे। वो ये था कि अगले महीने की खर्चा जो है वो कहाँ से निकलेगा, स्कूल की फीस कहाँ से आएगी, घर का खर्चा कहाँ से निकलेगा। सब कुछ सर्वाइवल था, सर्वाइवल। इसीलिए सरकारी नौकरी बहुत अच्छी थी, क्योंकि सरकारी नौकरी में स्टेबिलिटी थी, सिक्योरिटी थी। तुम्हें पता था कि कभी तुम फायर नहीं होगे। प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट में हमेशा वो तनाव था, कभी भी कुछ निकाले जा सकते हो। स्टॉक मार्केट में अनफॉर्चुनेटली वही तनाव था, कभी भी पैसा शायद इधर उधर हो सकता है। तो FD ने पैसे को लेकर वही रूप धारण किया जो कि सरकारी नौकरी एक प्रोफेशनल करियर के रूप में थी। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। यहां पैसा सरकार के थ्रू सिक्योर है एंड गारंटीड एक इनकम फिक्स्ड पे मिलती रहती है, दिमाग नहीं लगाना। अब दुनिया बदल गई है।
क्योंकि अब दुनिया तेजी से बढ़ रही है। अब हमारा चैलेंज सर्वाइवल नहीं है। इस पूरे ललन टॉप के ऑफिस में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो भूख के कारण जद्दोजहद कर रहा है कि यह सड़कों पे आ जाएंगे, कल कपड़े नहीं होंगे पहनने के लिए, खाने के लिए नहीं होगा, कोई वो नहीं है। हमारा जद्दोजहद अब है कि हम कितना ऊपर जा सकते हैं उस ऑर्बिट से जिसमें हम पैदा हुए थे। हम कितना बड़ा घर खरीद सकते हैं, हम कितनी बड़ी गाड़ी खरीद सकते हैं, हम कितना महंगा फोन खरीद सकते हैं। तो नेचुरली उसके लिए फिर आपको एक अलग नजरिया अडॉप्ट करना पड़ेगा। एफडी फिर वो काम नहीं करेगी। एफडी का सिंपल रूल ये होता है, या किसी भी इन्वेस्टमेंट का, एफडी ही नहीं, मेरे एफडी की तरफ कोई ऐसा नहीं है। लोगों को लगता है कि अंकुर वारिक को एफडी की हमेशा तक्कर चलती रहती है, लेकिन बैंक्स तो मुझे ऑफकोर्स बेइंतहा नफरत करते हैं। लेकिन मेन चीज ये है, जैसे आपने बताया, इन्फ्लेशन नामक एक वायरस है, और वो वायरस हर साल आपके पैसे की हैसियत को, उसकी औकात को कम कर रहा है। तो अगर इन्फ्लेशन 6% है, मतलब आज जो चीज़ 100 रुपए की है वो अगले साल ऑन एन एवरेज 106 रुपए की हो गई होगी। तो अगर आपने एफडी कराई है और वो आपको 6% देती है, तो आपके 100 रुपए अगले साल 106 रुपए हो जाएगा। आप बोल रहे बहुत बढ़िया, बैठे बैठे बिना कोई रिस्क लिए हुए 106। लेकिन वही चीज जो आप 100 रुपए की खरीदना चाहते थे वो भी 106 रुपए की हो चुकी है। तो आपके पैसे की अहमियत बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। वही 100 रुपए आज 106 रुपए के हैं, पर वो चीज जो आप खरीदना चाहते थे वो भी 106 की हो चुकी है। दूसरी चीज जो लोग नहीं समझ पाते हैं कि इन्फ्लेशन जो सरकार रिलीज करती है वो आपकी इन्फ्लेशन नहीं है। हम लोगों की इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है उससे, क्योंकि हम ज्यादा पैसा सर्विसेज में खर्च करते हैं, बाहर खाने में खर्च करते हैं, ट्रैवल में खर्च करते हैं, वेकेशंस में खर्च करते हैं। लेकिन सरकार का जो इन्फ्लेशन कोशेंट है उसमें ऑलमोस्ट 40% खाना होता है। अर्बन में खाने का ही परसेंटेज अब सिर्फ 25 या 30% रह गया है। हम एजुकेशन, हेल्थ, इन सब पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हमारा एक्चुअल इन्फ्लेशन तो शायद 10% है, जो हम डेटा तो से भी कहीं ज़्यादा है। एग्जैक्टली मतलब हर साल अगर आप एफडी करा रहे हैं, आपके पैसे की हैसियत या औकात जो है वो 4% से घट रही है। आप अपने पैसे की अहमियत को, उसकी औकात को हर साल घटा रहे हैं। इसीलिए मुझे एफडी पसंद नहीं है। एंड इसीलिए आपको इन्फ्लेशन को तो कम से कम बीट करना ही पड़ेगा ताकि आपका पैसा आपके लिए काम करे। सेविंग्स को लेके एक रूल है 50, 30, 20, आपने जिक्र भी किया है। बहुत सारे लोग हैं, जब मैंने नौकरी शुरू की थी तब भी अलग अलग तरीके के, वही अगेन सबके अपने अपने माइंडसेट हैं, किसी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, नहीं हैं, कोई फ्री हैंड से खर्च कर रहा है। कुछ लोग थे इवन कॉलेज में, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो ट्रिप पर जाते थे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो बेयरली सर्वाइव कर पाते थे कि सिर्फ हॉस्टल का खर्चा हो गया, मेस का खर्चा हो गया, कॉलेज जा रहे हैं, आने जा रहे हैं, बराबर है। तो जाहिर सी बात है जब वो अर्न करेगा तो उसका माइंडसेट भी डिफरेंट होगा। जो लोग ये तर्क देते हैं कि जिम्मेदारी है, मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता या कर सकती हूँ, अभी मुझे कमा रही हूँ, अपने घर का खर्च करना है, फिर कुछ घर की जिम्मेदारियाँ निभानी है, उन लोगों की लाइफ में सेविंग्स को कैसे इनकलकेट करना चाहिए? एक हेट का रिश्ता हो जाता है कि मुझे नहीं बचाने, मैं कैसे बचा सकता हूँ, मेरे को तो सेविंग्स करनी है। क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा वो टर्न आया था कि मैं नहीं सेव कर पा रहा हूँ, जिम्मेदारियां हैं, या फिर आप शुरू से सेव करने वाले पर्सन रहे? नहीं, मैं शुरू से सेव करने वाला बिल्कुल नहीं था। हर एक इंसान के पास एक्सक्यूजेस होते हैं। मुझे फाइनेंस नहीं समझ में आता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, लोन अभी बहुत ज़्यादा हैं, अभी तो मैं जवान हूँ, ज़िंदगी जीने का टाइम है, एंड हमेशा ही एक्सक्यूजेस रहते हैं। मेरा इसका अप्रोच सिंपल है। अगर आप मीठा पसंद करते हैं एंड आप मीठा छोड़ना चाहते हैं, तो आपके घर में कम से कम मीठा होना चाहिए। क्योंकि अगर हर घंटे आपके सामने कोई रसगुल्ला या पेठा या बर्फी रख देगा तो फिर तो गया, नहीं हो पाएगा, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें। मोटिवेशन पे कोई इंसान निर्भर नहीं रह सकता है। सेम तरीके से अगर आप सेविंग्स शुरू करना चाहते हैं तो आप ये नहीं बोल सकते कि पहले महीने में तनख्वाह आएगी, फिर जो खर्चे होंगे वो हम करेंगे, फिर अगर बच गया तो सेव कर लेंगे। क्योंकि वो जो है वो है गरीबियत वाला माइंडसेट। गरीब का माइंडसेट नहीं, गरीबियत का माइंडसेट। और गरीबियत का माइंडसेट है इनकम माइनस एक्सपेंस इज इन्वेस्टमेंट। कि मेरी तनख्वाह में से जितना मेरा खर्चा होगा, अगर कुछ बच गया तो मैं इन्वेस्ट करूंगा। अमीरियत का माइंडसेट है इनकम या तनख्वाह में से मैं सबसे पहले इन्वेस्ट करूंगा और फिर जो बच गया उसमें अपना घर चलाऊंगा, उसमें अपना महीना खर्च करूंगा। अब ये तरीका कैसे होता है? एसआईपी। एसआईपी की खूबसूरत चीज क्या है कि आप
महीने के उस दिन पे जब SIP डिसाइड करते हैं होगी तो वो होके ही रहेगी। आप उसमें ये नहीं बोल सकते कि नहीं आज मन नहीं है करने का नहीं है। जैसे बैंक की EMI जब हम लोन लेते हैं तो हम बैंक को ये थोड़ी बोलते हैं कि इस महीने ना थोड़ी तंगी है, अगले महीने से देख लेंगे। कुछ नहीं होता, बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, आपकी हालत क्या है, उसको हर महीने की 5 तारीख को अपना EMI चाहिए ही चाहिए। SIP भी वही है, फोर्स्ड डिसिप्लिन है। तो आप जैसे आपकी तनख्वाह आएगी, जिस भी दिन आए, आप बोलेंगे कि उसके 2 दिन बाद SIP काट लो, बाकी जो जितना पैसा बच गया उसी में अपना महीना चलाना है, उसी में अपना खर्चा करना है। इससे ना आदत पड़ जाएगी। जैसे हमारे टैक्सेस में हमें आदत पड़ जाती है, सब कुछ अपने तनख्वाह टैक्स काट के ही आती है, तो जितना भी रोते रहते हैं टैक्स में, लेकिन सीख जाते हैं ना कि टैक्स के बाद कैसे जितनी आमदनी है उसमें अपना खर्चा जब वो चलाना। पैसे कट के आने लगते हैं तो मजबूरन सीखना पड़ता है, क्या है भैया क्या टैक्स है बताओ, मेरे पैसे जा रहे हैं और कहाँ बचा सकते हैं, कितना बचा सकते हैं। तो वो जो फितरत है ना, वो आपकी यहाँ भी आएगी जब आपका इन्वेस्टमेंट कट गया होगा खुद के लिए, एंड फिर जितना पैसा बचा होगा उसमें आप देखेंगे अब मेरे को क्या बचाना पड़ेगा, कौन सी चीज करनी पड़ेगी। पैसा खर्च हो गया तो नहीं करते हैं इस हफ्ते जोमेटो स्विगी, नहीं लेते हैं इस बार उबर, मेट्रो में ही चलते हैं। तो वो जो टेम्परामेंट है आपका वो बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल से शुरू करती हूँ कि मान लीजिए कोई फ्रेशर है जो भी आ रहा है, ऑन एन एवरेज 30,000 रुपए कमा रहा है। बहुत ज्यादा बोल दिया आपने, पर ठीक है। मैं मेट्रो सिटी के हिसाब से मैं इतना तो उसको बोलूं कि वो बेचारा सरवाइव कर जाए। 20,000 बोलूंगी तो कहेगा मैडम क्या चाहते हो, बस नौकरी करूं और चला जाऊं। हम जब वीडियो बनाते थे ना 30-50 के, तो वो बोलते सर कहाँ मिल रही है ये नौकरियां, किधर है ये नौकरियां। तो हमने 20 पे ही शुरू कर दिया। और कम करते हैं, 20,000 करते हैं। 20,000 करते हैं। एक मेट्रो सिटी में नोएडा में रह रहा है और ऑफिस आ रहा है जा रहा है। उसके लिए आप उसका एक प्लान बना के दीजिए मुझे कि कितने रुपए वो सीधे सीधे खड़े खड़े सेविंग्स में उठा के डाल दे और थोड़े बहुत अपने शौक भी पूरे कर ले, कि उसको वो खुन्नस ना रहे कि मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ और सेविंग्स कर रहा हूँ। बिल्कुल ये मेरा बिल्कुल भी मानना नहीं है कि 60 साल की उम्र में आपके पास करोड़ों रुपए होंगे और दांत नहीं होंगी, टांगे नहीं होंगी तो आप क्या कर लेंगे। ऐसी जिंदगी जीने का कोई फायदा ही नहीं है। ये भी जिंदगी नहीं जीनी कि अरे जिंदगी तो अभी जीनी है और बात का बाद में देख लेंगे, क्योंकि वो तो फिर इररेस्पॉन्सिबल लिविंग है। तो अगर आप 20,000 रुपए कमा रहे हैं, आपका गोल या टारगेट होना चाहिए 4,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करना। अब इस 4,000 में से ऐसा हो सकता है कि आपका प्रोविडेंट फंड जो कट के आ रहा है 1,000, 1,200 या जितना भी है, वो इस 4,000 रुपए में इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा। तो उसके बाद आपको वो 20,000 रुपए मिल रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी तनख्वाह 22,000 रुपए या कुछ ऐसे है, 2,000 रुपए या 1,500 रुपए जितना भी है वो प्रोविडेंट फंड आपका जा रहा है। बहुत बढ़िया, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। अब आपको 2,500 या 3,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो आप वही 2,500 और 3,000 रुपए SIP में इन्वेस्ट करेंगे एंड आपका वो रेगुलर इनकम शुरू हो जाएगा। अब जब इस मामले में आई गए तो वो SIP वाली चीज़ भी बता दीजिए, जो एकदम नया पर्सन हो, जिसको इन्वेस्टमेंट की दुनिया से कुछ ABCD ही नहीं मालूम हो। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन वही होता है कि गए बहुत डरते डरते कि अच्छा इसके बारे में सुना था, इस कंपनी के बारे में जाके देखा तो इतना सब कॉम्प्लिकेटेड होता है कि इंसान भाग आ जाता है। तो वो थोड़ा इजी लैडर के साथ समझाइए कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप ये है कि स्टॉक मार्केट में आप 2 चीजें खरीद सकते हैं। एक्चुअली बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन 2 ज्यादातर। आप कंपनी के स्टॉक खरीद सकते हैं या म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है? कंपनी का स्टॉक मतलब आप एक कंपनी के ऊपर बेट लेते हैं कि मैं रिलायंस, SBI, HDFC, इन्फोसिस, टाटा जो भी है, राइट, इन पे विश्वास करता हूं एंड इनके स्टॉक खरीदूंगा। लेकिन इसके लिए तजुर्बा चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन सी कंपनी के स्टॉक खरीदने हैं, क्यों खरीदने हैं, कैसे खरीदने हैं, कितने खरीदने हैं, कब खरीदने हैं, कब बेचने हैं। टेक्निकल है ये, सब लोग इसके बारे में वाकिफ नहीं है। लोगों को लगता है कि वो कर लेंगे, लेकिन बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है? म्यूचुअल फंड बोलता है आपको सोचना नहीं है। एक म्यूचुअल फंड मैनेजर है जिसको आप जानते भी नहीं है, वो आपके लिए सारा काम करेगा। तो समझ लीजिए वो आपका पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर है। एंड लेट्स पिक वन एग्जांपल, निफ्टी 50 भारत की जो टॉप 50 कंपनियां हैं उसका म्यूचुअल फंड है। तो भारत की टॉप 50 कंपनियां तो बढ़िया हैं, वो हमेशा टॉप 50 ही रहेंगी, चाहे आज हो या 5 साल बाद हो या 10 साल बाद हो। तो हम अगर निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, हम भारत की टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको दिमाग नहीं लगाना कितना, कब, कैसे, कुछ, वो सब म्यूचुअल फंड मैनेजर कर रहा है। मेरा एडवाइस ये रहेगा कि कोई भी इंसान जो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहता है,
उसे हमेशा म्यूचुअल फंड से ही शुरू करना चाहिए, स्टॉक से नहीं, क्योंकि स्टॉक्स कॉम्प्लिकेटेड हैं, टेक्निकल हैं, एक्सपर्टीज चाहिए होता है जो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं है, वक्त चाहिए होता है जो बिल्कुल भी नहीं है। ये सबसे बढ़िया तरीका है म्यूचुअल फंड। तो आंखें बंद कर दी, निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड ले लिया। अब फर्क नहीं पड़ता किस कंपनी का ले रहे हैं, आप HDFC का ले लीजिए, SBI का ले लीजिए, किसी और ICICI प्रूडेंशियल का ले लीजिए, क्योंकि वही सेम 50 कंपनियों में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो किसी का कोई अलग तरीका नहीं है। दिस इज द वे टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। तो वही जो 2,000 रुपये या 3,000 रुपये उस 20,000 रुपये की सैलरी में उन्होंने वहां इन्वेस्ट कर दिया। फिर वो जो 50-30-20 रूल जो था, 50% अपनी ज़रूरतों पे, तो 10,000 रुपये जो है उसमें अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, तो अपना रेंट हो गया, अपना ट्रैवल हो गया, अपना खाना हो गया, वो उसके अंदर। एंड 30% मतलब 6,000 रुपये आप अपनी इच्छाओं पे खर्च कर सकते हैं। तो आपको फ़ोन खरीदना है, लेकिन 6,000 रुपये का कौन सा फ़ोन आता है? नहीं आता है। आपको 30,000 रुपये वाला फ़ोन चाहिए, तो इसका मतलब आपको 5 महीने वो 6,000 रुपये सेव करने होंगे ताकि आप वो 30,000 रुपये का फ़ोन खरीद पाए। इसको डिसिप्लिन कहते हैं। एंड ये आप नहीं करेंगे कि क्रेडिट कार्ड पे ले लिया या जीरो कॉस्ट EMI ले ली, बहुत बढ़िया, वो भी कर सकते हैं। आप जीरो कॉस्ट EMI ले लीजिए 30,000 रुपये का 6 महीने के लिए, और फिर वही वो 6,000 रुपये देते रहिए, वो भी चल जाएगा। दिस इज द वे कि आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाएंगे, अपनी इच्छाओं को पूरी कर पाएंगे और अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए इन्वेस्ट कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड में SIP जो टर्म हम कहते हैं, जो Tier 1 Tier 2 के लोग हैं उनको पता है, जो शहर में नौकरी कर रहा है उनको पता है, जो गांव में Tier 3 हैं, जैसे मान लेते हैं जो मेरे नानी का गांव है, वहाँ लोगों के लिए नहीं पता है। वो लोग अभी भी प्रेफर करेंगे कि वो टिन के डब्बे में शायद वो नोट को ऐसे फोल्ड करके जमा कर दें। उनके लिए FD कराना इज़ द मोस्ट मॉडर्न थिंग जो वो कर सकते हैं। लेकिन अब फ़ोन है हाथ में, हम टिकटॉक चला सकते हैं, इंस्टाग्राम चला सकते हैं, तो हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। उनके लिए बताइए कि SIP कैसी चीज़ है कि वो हिचक दूर हो जाए, कि कुछ ऐसी बहुत तोप वाली चीज़ नहीं है ना, कोई डरने वाली चीज़ है। तो जब आप कभी भी किसी बैंक से लोन लेते हैं तो वहाँ एक ऑटोमेटिक EMI का ऑप्शन होता है कि हर महीने एक दिन पे जो आप तय करेंगे आपकी EMI ऑटोमेटिकली चली जाएगी। बिल्कुल सेम तरीके से एक SIP होती है। तो SIP में आपको 2 चीज़ें चाहिए। आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए जहाँ से वो पैसे कटेंगे, और आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए जहाँ आप वो म्यूचुअल फंड खरीद के रखेंगे। तो जैसे बैंक अकाउंट आपके पैसे रखता है, वैसे ही एक डीमैट अकाउंट आपके स्टॉक्स और आपके म्यूचुअल फंड्स रखता है। ये 2 चीज़ अगर आपके पास हैं तो बहुत सारे ऐप्स हैं जिनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो फिर प्रमोशन लगेगा। बहुत सारे ऐप्स हैं जो आप अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं, एंड उससे आप ये शुरू कर सकते हैं जर्नी। आप SIP पे जाएंगे, लेट्स से निफ्टी 50 करना चाहते हैं, SIP का ऑप्शन होगा, वहाँ डालेंगे, वो क्लियरली बताएगा कितने रुपए की SIP करना चाहते हैं। फर्ज करिए 1,000 रुपये की करना चाहते हैं, किस दिन पे वो SIP कटनी चाहिए। आप बोलते हैं 5 तारीख। आपका बैंक अकाउंट वो डिटेल मांगेंगे, और जैसे आप अपने बैंक अकाउंट को लिंक करते हैं वैसे ही आप इस ऐप से भी लिंक करेंगे। एंड जब ये हो गया तो आपकी SIP शुरू। इसमें एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, जिस ऐप से आप खरीद रहे हैं वो अगर कल को खुदा ना खास्ता बंद हो गया, आपके म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स अभी भी सिक्योर हैं। क्यों? क्योंकि आपके सारे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड जो हैं वो सरकार ने जो डिपॉजिटरी, मतलब RBI जैसा समझ लीजिए, वो एजेंसी के पास रखा हुआ है। 2 डिपॉजिटरीज हैं भारत में, उनके पास आपके ये स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड रहते हैं। तो आपने किस भी एजेंट से, ऐप से सीधे खरीदा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो सारा रिकॉर्ड है वो उन एजेंसीज के पास है, और आप वो कभी भी रिकॉर्ड क्लेम कर सकते हैं और किसी भी दूसरे ऐप पे ट्रांसफर कर सकते हैं। सेफ्टी की बात तो है। पहले मतलब मुझे याद है पापा के टाइम के वो कुछ फ्रॉड की कहानियां बताते हैं कि क्या होता था, लेकिन अब काफ़ी सिक्योर हो चुका है, मैकेनिज्म पूरा सिक्योर हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स, ऐसे लोग हैं जो लोगों को कॉन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो एक होता है ना कि बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, आंख मूंद करके कहीं भी नहीं लगा देने पैसे, तो वो कुछ आपको तरीका अगर पता हो वो बता दीजिए कि ये काम नहीं करना है। सिंपल सा है। कभी भी अगर कोई भी इंसान आपको बोले कि आप कम मेहनत से रातों रात अमीर बन सकते हैं, वो कभी नहीं करना। जिंदगी में रातों रात अमीर बनना मतलब
अननेसेसरी रिस्क लेना है। वो रिस्क आप अपनी जिंदगी में कभी नहीं लेंगे। अगर मैं आपको बोलूं सिक्का उछालो, हेड्स आया तो सारे पैसे गए, टेल्स आया तो पैसे दुगने, कोई नहीं उछालेगा, कोई नहीं उछालेगा, क्योंकि आप अपने पैसे के साथ वो रिस्क लेंगे ही नहीं। लेकिन कोई बोलता है कि अरे सर ये स्टॉक खरीद लीजिए, 2 रुपए का, कल 3 रुपए होने वाला है क्योंकि वो हाईवे अनाउंस होने वाला है, उनके पास यहाँ जमीनें पड़ी हुई हैं, रातों रात दुगना हो जाएगा। एंड आप बोलेंगे कर दे, डाल दो 10,000 रुपए, क्योंकि हमें लगता है कि पैसा रातों रात बन सकता है। तो प्लीज़ अपना पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर मत करिए, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। कभी भी कोई आपसे कोई OTP मांगे तो प्लीज़ मत दीजिए। कभी भी फोन पे होते हुए किसी भी ऐप को यूज़ मत करिए। जैसे होता है हम फोन पे लगे हुए हैं और QR कोड स्कैन कर रहे हैं, किसी की UPI पेमेंट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और वो हमेशा हमें वार्निंग देता है कि आप फोन पे हैं, आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, क्या आप क्लियर हैं, क्या आपको बिल्कुल पता है कि आप क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग फोन पे करते हैं कि सर आपको OTP आया है, अभी आप चेक कर लीजिए और वो मुझे OTP बता दीजिए, फिर मैं आपका ये पेमेंट प्रोसेस करा दूंगा। वो बेसिकली आपके बैंक में या आपकी UPI में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिंपल रूल है, फोन पे रहते हुए कभी भी आप कोई पेमेंट नहीं करेंगे, कोई ऐप नहीं खोलेंगे, आप फोन पे सिर्फ फोन पे बात करेंगे। ये सिंपल अगर रूल करेंगे तो जैसे आपने बताया उपासना, बहुत सिक्योर हो चुका है सिस्टम। एक ज़माना था जब बहुत सारा फ्रॉड होता था, अब बहुत कम होता है। एंड बेसिक चीज़ें अगर आप कंट्रोल करेंगे कि लालच से कोई काम नहीं करेंगे, लालच की तरफ नहीं जाएंगे, और ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, पासवर्ड नहीं, OTP नहीं, फ़ोन पे बात करते हुए किसी के साथ नहीं, तो सेट है। दैट्स ऑल। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है अपने पैसों को सेफ रखना और बिल्कुल। ग्रो कराना। सेविंग्स की हमने बात की, लेकिन जो दूसरा फैक्टर आता है कि अपने शौक वाला हिस्सा भी आपने उसको प्रॉपर टाइम दिया है कि मैं तुम्हें तड़ पाऊंगा नहीं कि नहीं तुम वो चीज़ खरीदना चाहते हो और क्रेव कर रहे हो, नहीं खरीद सकते, नहीं, उसका भी हिस्सा दिया है प्रॉपर। लेकिन एक सीमा होनी चाहिए, मेरे ख्याल से लिमिट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें आप एक्चुअली अफोर्ड कर सकते हो, कौन सी चीज़ें आप पीयर प्रेशर में लेना चाह रहे हो, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। और आपकी पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ हुआ कि कभी आपने सोचा हो, कोई एक ऐसी चीज़ रही हो कि आपने ये मैं खरीदना चाहता हूँ बिकॉज कि सब लोग खरीद रहे थे एक सोशल प्रेशर में, आपके साथ ऐसा अरे हुआ? बहुत लाइक बचपन में जब मैं दिल्ली में पला बड़ा, और स्कूल में मुझे याद है पैसे तो कभी थे नहीं, जैसे मैंने बताया। एक ब्रांड था NIKE, जिसको प्रोनाउंस करना भी नहीं आता था, तो हम नाइक बुलाते थे उसको, लेकिन ये पता था उसके जूते बड़े महंगे। तो लिटरली जिंदगी का अरमान था कि किसी दिन इतने पैसे कमाएंगे कि हम नाइक के जूते खरीद पाएंगे। एंड आप यकीन नहीं मानेंगी, उसका जो सूश है, मेरा बड़ा अरमान था कि मैं उसका टैटू करवाऊं यहाँ, क्योंकि इतनी लत लगी हुई थी उस ब्रांड में, लाइक कि सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स लोग जो हैं वो यही ब्रांड पहनते हैं। सब क्रिकेटर देख लो वो भी यही पहने हुए हैं, टेनिस वाले देख लो वो भी यही है, फुटबॉल देख लो यही है, तो कुछ तो होगा इसमें। वो ऐसा लगता था ना कि ये जूते पहन लेंगे तो एकदम हवा में उड़ रहे होंगे, कुछ तो पंख लग जाएंगे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। फिर आईफोन आया, मतलब ये तो अब तो बनता ही है, ये तो करना ही है। फिर वो गाड़ी, लेकिन थैंकफुली एक मैंने इसका किताब में जिक्र नहीं किया है, क्योंकि जो 5वीं किताब में लिखूंगा रिश्तों के बारे में, उसमें मैं पक्का जिक्र करूंगा कि आपकी जिंदगी में आपका पैसे की तरफ नजरिया 2 लोग बनाते हैं, एक आपके माँ बाप और दूसरा आपका पार्टनर। एंड आप अपने पार्टनर के साथ कई ज्यादा लंबा वक्त बिताएंगे जितना आप अपने माँ बाप के साथ बिताएंगे। तो ये इंसान अगर आपने सही से चुन लिया तो जिंदगी सेट। अगर भगवान ना करे ये गलती हो गई तो फिर तो आप कहीं भी जा सकते हैं। एंड पैसे को लेकर खासकर ये चीज है। तो रुचि जो मेरी वाइफ है, वो पैसे को लेकर अनबिलीवेबली डिसिप्लिन्ड थी। वो इतनी डिसिप्लिन्ड थी कि उसको खुद नहीं पता कि वो क्यों डिसिप्लिन्ड है। उनकी फैमिली में कहीं सेविंग का कोई कल्चर नहीं था। उनके 2 भाई हैं, एक बड़ा एक छोटा, उन्होंने भी कभी ऐसे जिंदगी में कुछ सेव नहीं किया। पापा का छोटा सा बिजनेस था, हैंड टू माउथ था, जितना कमाते थे उतना खर्च हो जाता था, तो कभी सेविंग का बचा ही नहीं। लेकिन वो जिस दिन उन्होंने कमाना शुरू किया, 22 साल की उम्र से उसने कमाना शुरू किया, और उन्होंने बड़ा अच्छा वादा किया अपने साथ। उन्होंने बोला पहले 1 साल मैं जितना भी कमाऊंगी वो पूरा खर्च कर दूंगी, जो जिंदगी अरमान है ना, वो कपड़े ले लूंगी, गाड़ी ले लूंगी, सब कुछ कर लूंगी, वो हो जाएगा। उसके अगले साल से सेव करना शुरू करूंगी। एंड यही हुआ।
22 साल की उम्र में जितना भी कमाया वो खर्च कर दिया सब कुछ। 23 साल की उम्र से उन्होंने SIP करनी शुरू करी। एंड इट इज रिडिकुलस कि वो कितने पैसे पे अभी बैठी हुई है, क्योंकि वो 44 साल की हो चुकी है, मैं भी 44 का हूँ, और मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। 4 साल पहले तक तो थी नहीं, अभी कुछ कुछ आई है, और वो अलग ही लेवल पे लाखों करोड़ों में घूम रही है, क्योंकि जस्ट दैट डिसिप्लिन, धीरे 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 करके 1000 2000 डाल डाल के वो उस मकाम तक पहुंच गई है। तो पार्टनर एक बहुत इन्फ्लुएंस होता है। तो 30 साल तक मेरी भी वो नॉर्मल लत थी। पर आपको सीखने में इतना वक्त क्यों लगा? जब आपके पास वो पार्टनर थी, उनके पास स्किल थी, आप उनसे वो चीजें क्यों नहीं सीख पाए? क्योंकि मुझे लगता था कि वो अव्वल नंबर की बेवकूफ औरत है, और ये एक मर्द की सबसे बुरी खामी होती है। मैं स्टार्टअप की दुनिया से था, और मुझे ऐसा लगता था उपासना कि जो लोग सोना खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, वो गधे हैं। उनको कोई समझ ही नहीं, समझ तो बहुत दूर की बात है, उनमें दिमाग ही नहीं है कि कैसे पैसे को देखें। क्योंकि स्टार्टअप एकदम बढ़िया चीज है, आप स्टार्टअप में पैसा डालिए, लाइक 2 साल के अंदर 10 गुना 20 गुना ये सब हो रहा है। तो 40 साल की उम्र तक ऐसा नहीं था कि मैंने पैसे नहीं कमाए थे, कभी इन्वेस्ट नहीं किए थे, लेकिन मेरा सारा का सारा पैसा, पूरा पैसा सिर्फ स्टार्टअप्स में इन्वेस्टेड था, खुद के स्टार्टअप में और दूसरे स्टार्टअप्स में। एंड स्टार्टअप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि एक तरीके का ये है कि 10% तो सक्सेस रेट होता है। 100 स्टार्टअप खुलते हैं, उसमें से 10 तो जी पाते हैं, एक शायद पैसे बना पाएगा। तो आप उस प्रोबेबिलिटी के साथ तो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर जिस दिन आपको पैसा चाहिए होता है, उस दिन ऐसा तो नहीं है कि पैसा मिल जाएगा, क्योंकि कोई खरीदार भी होना चाहिए वो स्टार्टअप के शेयर्स का या कुछ नहीं। तो मेरे पास कागज पे तो करोड़ों के पैसे थे, लेकिन हाथ में फूटी कौड़ी नहीं थी। एंड तभी वो तमाचा पड़ा, क्योंकि रुचि थी एंड उसके पास वो सारे पैसे थे, एंड उसी के पैसे से हम मैं इमेजिन कर रही हूँ कि उस वक्त उनका फेस कैसे रहा होगा। और बताओ कैसे? वो तो लाइक आ गए घर, तो मतलब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। क्या बोला उन्होंने कब? नहीं, टू हर क्रेडिट वो ऐसे धौंस जमाने वाले नहीं है, बट मुझे लगता है कि बेवकूफी समझ में आ गई, सब कुछ हो गया, अब जिंदगी थोड़ी समझदारी से जीले। सेंट पर्सन कि हाँ मुझे दिख रहा है कि क्या होने वाला है। वो होता है ना, प्रभु होते हैं कि हमें पता है कि ये पागल हैं, ये मरने वाले हैं, ये अपने आप को मराने वाले हैं, लेकिन मैं घुसूंगा नहीं, क्योंकि मेरा काम था प्रकृति बनाना और इन लोगों को पैदा करना। अब उन्होंने कर लिया, वो उनकी जिंदगी है, वो अपना कर्म। तो आपने जो भी लेसन से क्या मतलब उनसे शेयर करके उनसे सीखी वाली चीजें कुछ स्किल्स थी? बिल्कुल मैंने उससे बहुत कुछ सीखा, पैसे को लेके भी, जिंदगी जीने के बारे में भी। एंड मैं जेन्युइनली ये बोलता हूँ कि आपकी जिंदगी का शायद सबसे बड़ा डिसीजन होगा कि आप किसके साथ अपनी जिंदगी बिताएंगे। एंड उस मामले में मेरी कैसे लेते हैं वो डिसीजन, वो तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि हम दोनों ने जब 20 साल की उम्र में एक दूसरे को डेट करना शुरू किया, तब ना मेरे में समझ नहीं, ना उनके में समझ थी कि हम एक दूसरे के लिए अच्छे निकलेंगे। हमारा बस लकी हो, मैं बताती हूँ, बहुत लकी हूँ, बहुत बेइंतहा लकी हूँ। एंड इसलिए मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि मुझसे ना आप रिलेशनशिप एडवाइस मत लीजिए, क्योंकि ना मेरा कभी ब्रेकअप हुआ है, ना मुझे कुछ पता है। जिस एक इंसान के साथ मैंने डेट किया, उसी इंसान से शादी कर ली, थैंकफुली वो चल भी गया। तो मुझे तो रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं, तो मुझसे मत पूछिए। बट आयरनी यही ना कि सोचते हैं लोग कि अंकुर हमेशा रुचि के साथ फोटो पोस्ट करते रहते हैं, इतने प्यारे प्यारे कैप्शन लिखते रहते हैं, इनसे पूछेंगे, इनको देखेंगे, आइडियलाइज करेंगे। उनको नहीं पता कि अंकुर को भी नहीं पता कि कैसे चल गया, वो चल गया। हम एक दूसरे को यही बोलते रहते। आप यकीन नहीं मानेंगे उपासना, मैं इतनी बार ऐसा होता है कि हम बहुत जल्दी सो जाते हैं, 9 साढ़े 9 बजे हम सो जाते हैं। तो हम 8:30 9 बजे बेड पे लेट जाते हैं, किताब पढ़ रहे होंगे, एंड कुछ हो रहा होगा, एंड सडनली मैं उसकी तरफ देखूंगा, वो मेरी तरफ देखेगी, एंड उस क्षण में हम एक दूसरे को बोलेंगे, हम ये जिंदगी वाकई में जी रहे हैं, हम वाकई में ये जिंदगी जी रहे हैं। क्योंकि 4 साल पहले हमारे लाले पड़े हुए थे, मतलब पता भी नहीं था कि शायद घर रहेगा कि नहीं रहेगा, बेचने की लानत आ गए थे ये सब। एंड हम अब यहाँ बैठ के हफ्ते में 20 घंटा काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम है, सब कुछ खुश है, 365 दिनों में से 120 दिन हम ट्रैवल किए जा रहे हैं, मज़े से सब कुछ जी रहे हैं। हम वाकई यहाँ पहुँच गए हैं, एंड हम बस एक दूसरे को चूटी मारते रहते हैं कि ये ख्वाब है, एंड ये ख्वाब जब तक रहेगा बहुत अच्छा है, लेकिन किसी दिन अगर खुल गया तो ठीक है,
फिर से जी लेंगे, इतनी जिंदगी में फाइट मारी है, फिर से इतनी ग्रिट आ चुकी है, रेजोल्यूशन आ चुका है कि बहुत आ अब कुछ नहीं है, अब तुम अब आन दो, कुछ नहीं है। जो आ रहा है आन दो। हाँ बिल्कुल, आन दो। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे वो बहुत ही अनकॉन्शियसली हुआ, जो चीज़ नेचुरल बिल्डअप हुआ, चीज़ें टर्न आउट हुई, पैन आउट हुई, आपने सीखा। लेकिन अब आप जब बैकडेट में जाके देखते होगे तो कुछ तो क्वालिटीज़ नज़र आती होंगी कि अच्छा ये दोनों में चीज़ थी, इस वजह से ये चीज़, हमारा जो डिसीजन था वो एक अच्छा पैन आउट हो पाया। बहुत सारे लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं लेकिन वो कभी फाइनेंस वाले फैक्टर पे बात नहीं करते हो, लेटर ऑन जा करके किसी का माइंडसेट डिफरेंट होता है, बहुत खर्चीला होता है, किसी का सेविंग्स वाला होता है, फिर वहाँ जो क्लैशेस होते हैं वो फिर रिश्ते को तोड़ते हैं। वहाँ पे कुछ ऐसे स्किल्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स मैं कहूँगी आपने कुछ नोटिस किया हो जो इतना तो देख ही लेना चाहिए? तीन चीजों के बारे में नजरिया मेरे हिसाब से सिमिलर होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, मुझे लगता है कि ज्यादा ऑपोजिट भी नहीं होना चाहिए। इन तीन चीजों में सिमिलैरिटी होनी चाहिए। एक, आपके पैसे की तरफ क्या फितरत है, पैसे की तरफ क्या नजरिया है, दोनों का समवट सिमिलर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है, दूसरे को कोई परवाह नहीं है। दूसरा, रिलीजन या फेथ। रिलीजन नहीं बोलूंगा क्योंकि वो फिर बहुत रिलीजियस ऐसा होता है। फेथ कि आपका मानना क्या है, आप कितने हद तक किसी दूसरे को, जो भी वो फेथ या रिलीजन अपनाना चाहते हैं, उसकी तरफ आपका कोई रुझाव है या नहीं है, आप खुद की तरफ क्या सोचते हैं, कितने स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं, क्योंकि वो भी एक तनाव का है। एंड तीसरा, करियर, कि आप करियर की तरफ क्या सोचते हैं। क्या आप ऐसे हैं जो बोलते हैं कि ना 20 घंटे दिन में काम करने हैं और तभी किस्मत बन पाती है, किस्मत हमारी मुट्ठी में है, या कोई इंसान बोलता है कि जिंदगी में एक बैलेंस चाहिए जहां आप काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, लेकिन फिर उस पैसे को एंजॉय भी करना है, रिश्ते भी बनाने हैं, तो वो भी ज़रूरी है। ये तीन चीज़ें मेरे हिसाब से अगर कोई ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करे कि आपका इसके बारे में क्या राय है, आप कैसे सोचते हैं अपने करियर के बारे में, कैसे सोचते हैं रिलीजन फेथ के बारे में, कैसे सोचते हैं पैसे के बारे में। एंड ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ कॉन्वर्सेशन से ही हो, ये ऑब्जर्वेशन से भी आ जाता है। बहुत बार ऐसे जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वो इंसान वेटर को कैसे ट्रीट कर रहा है, वैसे आपको पता चल जाता है कि वो किस इंसान है। वो बेसिकली पैसे का एक रूप है, क्योंकि एक इंसान के पास जो पैसा है वो दूसरा एक इंसान जिसके पास पैसा नहीं है उसको कैसे समझता है, वही एक तरीका है उसको जानने का। तो ऑब्जर्वेशन से भी आ जाता है, कॉन्वर्सेशन से भी आ जाता है, लेकिन ज़रूरी बहुत है कि आप इन तीन चीज़ों पे अपनी एक ओपिनियन फॉर्म करें कि दूसरा इंसान इसके बारे में कैसे है। और फाइनेंसेस के बारे में बात करें कि हम आगे जाके क्या कितना सेव करना चाहते हैं, कब हम घर लेना चाहते हैं, हम रेंट पे लेना चाहते हैं या ईएमआई पे लेना चाहते हैं, आऊँगी उस पर भी। लेकिन पहले जो आप शौक की बात कर रहे थे, शूज़ की, आईफोन की, बहुत सारे, अगेन मैं मेरे पीयर्स में, हम सभी के पीयर्स में इतने लोग होते हैं कि सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिल जाते हैं हम लोग को कोट करने के लिए। आईफोन का एक ट्रेंड मैंने देखा पिछले 3-4 साल में कि भाई अब आगे सेल आ गई है, खरीद लेते हैं, भले वो ईएमआई पर हो। लेकिन उसके पीछे जो हमको समझ में नहीं आता है कि वो 60,000 की चीज़ अगर 50 में मिल रही है, वो सिर्फ फ़ोन मिल रहा है, हमको अभी उसके चार्जर पे पैसे लगाने पड़ेंगे जो खुद बहुत महंगा आता है, हमको उसका इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, उसका स्क्रीन टूट गया तो हम सह नहीं पाएंगे, हम उड़ जाएंगे। ये सारी जो हिडन कॉस्ट होती हैं, जो हम अज्यूम नहीं कर पाते हैं कि हम वो फ़ोन भले ईएमआई पे अफोर्ड कर सकते हैं, बट जो उसके साथ आने वाले खर्चे हैं वो हमारे शायद बजट के बाहर होंगे। और ये बहुत सारे हमारे शौक के साथ जुड़ा होता है। आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ रहा होगा कि मुझे तब समझ में आया हो कि यार ये खरीद तो लिया मैंने, लेकिन इसको मेंटेन करना बहुत महंगा है। तो इस माइंडसेट को कैसे अपने दिमाग में ले आए किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले? ये 29 साल की उम्र में मेरे साथ हुआ था। 29 साल की उम्र में थोड़े बहुत पैसे आए थे जो एक्सपेक्ट नहीं किए थे, एंड क्योंकि वो पैसे आ गए, घर खरीद लेते हैं। इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट तो सबसे बेस्ट चीज़ है। तो कोई बिल्डर का कोई घर बन रहा था या कुछ हो रहा था, वहाँ ले लिया, क्योंकि बिल्कुल यही सोच थी, घर क्या है, 20 लाख रुपए का घर है, ले लेते हैं। फिर बैंक का इंटरेस्ट जुड़ा, फिर रजिस्ट्रेशन के चार्जेस जुड़े, फिर ब्रोकर का कमीशन जुड़ा, फिर फलां कुछ जुड़ा, फिर ढमका कुछ जुड़ा, फिर वो घर को मेंटेन करने के पैसे जाने लगे। वो घर अभी बन ही रहा था तो वहाँ किराएदार भी नहीं आ सकते थे। फिर जब वो आए तो उनको ढूंढने का एक खर्चा पड़ा, फिर उनसे रेंट मांगने का एक हैसल था, फिर वो रेंट टाइम से नहीं आता था तो उनसे फिर से पूछने का हैसल था। फिर जब वो छोड़ जाते थे फिर उस घर को फिर से पेंट कराना, फिर उसके नलके बदलवाना, उसके ताले बदलवाना, वो सब करना। फिर उसके बाद बोला यार बहुत हुआ। 5 साल बाद हमने वो घर बेचा। वो शायद 20 लाख रुपए का घर था अगर मैं सही से याद कर सकता हूं, एंड हमने करीब 35 लाख रुपए का वो घर बेचा, जो कि पेपर पे तो लगता है बहुत बढ़िया है,
लेकिन फिर मैंने एक्सेल पे वो मैथ करी कि ये 15 लाख रुपए कमाने के लिए हमारा एक्चुअल खर्चा क्या हुआ। तो लोन में इंटरेस्ट हमने दिया, रजिस्ट्रेशन दी, ब्रोकरेज दी, मेंटेनेंस दी, फिर जो एक्चुअल घर बेचा उस पे हमने टैक्स दिया, ये सब कुछ काट कूट के मेरा रेट ऑफ रिटर्न जो था वो 5.5% आया था। मतलब अगर मैं उसकी एफडी करा लेता तो मैं उससे ज्यादा कमा लेता। जिसकी मैं तौहीन करता हूं वही मुझे लटकार के होता है, देख लिया। इससे ज्यादा तो मैं ही दे देता। हाँ एग्जैक्टली, मतलब ये तो मतलब किसी को भी दे देता, 6% दे दोगे तो वही दे देते। तो ये होता है बंद दिमाग, जहां आप सिर्फ एक ही नंबर के पीछे भाग जाते हैं और आपको कन्विंस कर लेते हैं कि आप तो समझदार इंसान हैं। लेकिन आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि हिडन कॉस्ट हर चीज का होता है। गाड़ी जब आप खरीदते हैं तो सिर्फ गाड़ी का खर्चा नहीं है, पेट्रोल का खर्चा है, मेंटेनेंस का खर्चा है, पार्किंग का खर्चा है, रजिस्ट्रेशन का खर्चा है, इंश्योरेंस का खर्चा है। जब आप घर खरीदते हैं तो सिर्फ घर का खर्चा नहीं है, ये सारे खर्चे हैं। जब आप फोन खरीदते हैं तो वो सारे खर्चे जुड़े हुए हैं। तो ये सारे खर्चे मद्देनजर रखते हुए ही आपको वो डिसीजन लेना चाहिए। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूं कि मुझे एक्सेल से जैसे बहुत प्यार है, लेकिन एक्सेल से प्यार नहीं है। मुझे इस चीज से प्यार है कि जज्बात तो हर चीज में घुस ही जाएंगे। हम तो वैसे ही जज्बाती कल्चर है, हम हर चीज में यार उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो रो रही है, वो रो रहा है, उसको दुख लगेगा, इन सब चीजों में बह जाते हैं। जज्बात लाने से पहले आप एक बार प्रैक्टिकली नंबर्स जो हैं वो समझ लीजिए। नंबर एक बार समझेंगे ना तो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली आपको पता चलेगा कि ये बता क्या रहा है। जज्बात के बिना अगर कोई कंप्यूटर या रोबोट चैट जीपीटी इसका आंसर दे रहा होता तो वो क्या देता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जज्बात क्या है। फिर जज्बात ले आइए एंड फिर एक संभल के डिसीजन लीजिए, क्योंकि वो डिसीजन ज़्यादा बेहतर होगा सिर्फ जज्बात से लिया हुआ। एक्सेल शीट की बात की आपने, मैं बुक पढ़ रही थी तो मुझे बहुत यूनिक वो स्ट्रेटजी लगी, तरीका लगा जो कह लीजिए। आपने बीच बीच में क्यूआर कोड दिया हुआ है ताकि वो इतना इजी को हो कि अच्छा मेरे को समझ नहीं आ रहा, ठीक है मैं स्कैन करके, और मैं लिटरली गई, मैंने देखा आपने बाकायदा सारे कॉलम्स बना रखे हैं कि अगर किसी को कैलकुलेट करना है कि वो यहाँ पर तुम ये एक्सक्यूज नहीं दे पाओगे, अरे यार बहुत मेहनत का काम है ये, मैं नहीं कर पाऊंगी। सब कर रखा है, बस तुमको अपने फिगर्स वहाँ पे अप्लाई करने हैं। बिल्कुल। सेविंग्स में जब हम आते हैं तो मुझे लगता है कि 20% हमने कह दिया कि 20% निकाल के रख दिया, लेकिन कभी कभी मन में आता है कि क्या बस करते जाए, जमा करते जाए, कुछ उसका कोई फिगर देना चाहिए वहाँ पर कि हमको टारगेट अटैच कर देना चाहिए कि इस चीज़ के लिए हम सेविंग्स कर रहे हैं। अगर इतना अमाउंट पूरा हो गया तो अब उसको क्या दूसरा फंड बना देना चाहिए, जैसे वो गुल्लक अलग अलग पर्पज़ के लिए बने होते थे, दीदी की शादी, पढ़ाई के लिए या आईफोन के लिए, ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल, फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे अलग अलग पड़ाव होते हैं। शॉर्ट टर्म हो गया, आपको 1 साल के अंदर फ़ोन चाहिए। मीडियम टर्म हो गया, 3-5 साल में आप शायद फिर से पढ़ाई करना चाहते हैं या अपनी शादी का खुद खर्चा उठाना चाहते हैं। फिर लॉन्ग टर्म हो गया, घर की डाउन पेमेंट करना चाहते हैं, रिटायरमेंट के लिए करना चाहते हैं। ये सारे आपके फाइनेंशियल गोल्स होते हैं एंड इसकी तरफ आप प्लान करते हैं। तो किताब में बाकायदा ये शेयर किया गया है कि इसका अप्रोच क्या होना चाहिए, कि आप लिस्ट बनाएंगे कि ये मेरे शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं, ये मेरे मीडियम टर्म प्लान्स हैं, ये मेरे लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं। फिर एक एक्सेल शीट भी दी हुई है क्यूआर कोड से, जहां आप वो भरेंगे, इन्फ्लेशन से उनका नंबर एडजस्ट हो जाएगा। जो चीज़ आज 1 लाख की है वो शायद 10 साल बाद 3 लाख की होगी, तो आपको फिर उसके अकॉर्डिंग वो पैसे जमा करने होंगे। एंड फिर कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी उस मकाम तक पहुंचने के लिए जो हर 1 साल के पड़ाव पे आएगा। एंड देन इट बिकम्स लाइक अ वेरी सिंपल थिंग। बहुत सारे ऐप्स भी हैं जो ये कर लेते हैं, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक्सेल शीट भी यूज करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे फाइनेंशियल प्लानिंग ऐप्स भी हैं। मेरे ख्याल से कमी जो है उपासना, वो इंफॉर्मेशन की नहीं है, नॉलेज की भी नहीं है, वो सिर्फ एक्शन की है। कि सामने तो सब कुछ है, जो आप करना चाहते हैं सब कुछ संभव है, करना पड़ेगा। क्योंकि आपको कुएं तक तो कोई भी ले जा सकता है, लेकिन जबरदस्ती पानी नहीं पिलवा सकता, वो तो आपको खुद पीना पड़ेगा। जब हम घर की बात कर रहे थे और रेंट, ईएमआई, बहुत सारी रील्स देखी हैं मैंने, अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजी दे रहे हैं कि ये कर लो वो कर लो। एक धड़ा है जो कहता है कि खुद ही रहना है तो फिर ईएमआई ले लेते हैं। जो रेंट, मेरे जहन में आ जाता है कि रेंट दे रही हूँ, उससे अच्छा तो लगता है कि मैं ईएमआई दे देती, बट फिर लगता नहीं, वासना बहुत एम्बिशियस प्लान हो गया। और दूसरे कुछ ऐसे लोग हैं जो इस थॉट को ही एकदम नकार देते हैं कि नहीं, घर तो होना ही होना चाहिए, आपका खुद की चीज़ है,
आपने भी सजेस्ट किया है कि अर्ली 20s में अवॉइड करें, फिर आपने एक एज में लिखा है कि घर अपना होना चाहिए। बहुत सारे मिक्स थॉट हो गए हैं, कैसे आप देखते हैं, मतलब घर को हम लोग को देखना कैसे चाहिए? इमोशनल एंगल लाना चाहिए उसमें या फिर एक कमोडिटी की तरह समझना चाहिए? अपना एक घर होना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा इमोशनल और साइकोलॉजिकल डिसीजन होगा। प्लीज प्लीज अपना घर खरीदिए। हर एक इंसान का अपना एक घर होना चाहिए, क्योंकि उससे बड़ी शायद कोई इन्वेस्टमेंट होती ही नहीं है। सवाल ये नहीं है कि घर होना चाहिए कि नहीं, सवाल ये है कि किस टाइम पे आपको वो घर खरीदना चाहिए। आपकी 20s में जब आपकी तनख्वाह कम है तो आपकी ईएमआई देने की हैसियत भी कम है, मतलब आपके घर की जो वैल्यू है जो आप खरीद सकते हैं वो भी कम है। तो क्या होगा, आप वो घर तो खरीद लेंगे लेकिन कुछ ही सालों में वो घर छोटा पड़ जाएगा एंड आपको लगेगा यार ये तो जिंदगी भर का डिसीजन सोचा था लेकिन ये तो 5-10 साल में ही कम हो गया। फिर आप अपनी कमाई जैसे ही बढ़ाएंगे आपको लगेगा कि यार इस कॉलोनी में लोग ना हमारे जैसे रहे नहीं, लाइक हम थोड़ा अब साउथ दिल्ली जा सकते हैं, तो थोड़ा वैसे अरमान आने लगेंगे। कॉलोनी चेंज करनी है, जेंट्री बढ़ानी है, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहना है जहां 100% पावर बैकअप होना चाहिए वगैरह। एंड सबसे बड़ी चीज जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में नहीं थी लेकिन हमारे जनरेशन में है, आपकी मोबिलिटी फ्रॉम अ वर्क प्लेस परस्पेक्टिव। अगर आपने नोएडा में घर खरीद लिया एंड कल को आपको एक बहुत ही बड़ी ऑफर मिलता है, फॉरगेट गुड़गांव, बैंगलोर में, अब बोले यार अभी तो घर खरीदा, अब यहां भी वो ईएमआई भरेंगे, वहां भी वो रेंट देंगे, यहीं रह लेते हैं। तो आपने अपने आप को एक सोने के पिंजरे में बांध दिया है। आपने बोल तो दिया कि आपने घर खरीद लिया लेकिन आपने अपनी मोबिलिटी ही खत्म कर दी। आप अपनी शहर ही नहीं बदल सकते, स्टेट देश तो बहुत दूर की बात है। क्यों आप अपनी 20s में अपने आप को ऐसे जकड़ना चाहते हैं? अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हम खो देंगे उस चक्कर में। बिल्कुल, आप फाइनेंशियली बन चुके हैं, आप कभी सोचे भी कि यार 3 महीने एक ब्रेक लेते हैं और फिर कोई और नौकरी करेंगे, वो भी नहीं कर सकते। ईएमआई की तलवार एकदम सर पे लगी हुई है, घर छोटा पड़ गया है, वो कॉलोनी नहीं पसंद आ रही है आपको, आप उस शहर से जुड़ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा बंधन है फॉर समबडी हु स्टिल वेरी यंग। लेकिन 35 साल तक आते आते आपकी आमदनी अच्छी हो चुकी होगी, अगर आपने अच्छे से इन्वेस्ट किया है तो आपकी सेविंग्स अच्छी हो चुकी होगी, आप डाउन पेमेंट ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, लोन कम लेंगे, आप वही घर लेंगे जो आप जानते हैं आपको अच्छा लगेगा। आप शायद उसी शहर में या उसी कॉलोनी में लेंगे जहां आपको पता है कि आप 10-20 साल या उससे ज़्यादा भी रह सकते हैं। तो इट बिकम्स अ बेटर डिसीजन टू टेक। एंड हमारे देश में रेंटल यील्ड नाम की एक चीज़ होती है, मतलब सॉरी हमारे देश में नहीं, हर एक देश में होती है। रेंटल यील्ड होता है घर की कितनी वैल्यू है और उसका कितना हिस्सा हर साल किराए में जाता है। तो अगर आपकी रेंटल यील्ड मानिए 2% है, मतलब अगर घर 1 करोड़ का है तो उस घर का किराया जो है वो साल का 2 लाख रुपए या मोटा मोटा 18,000 रुपए महीना है। हमारे देश की रेंटल यील्ड जो है वो 1.5 से 3% के बीच में है, बहुत ही कम है ये। यूएस में अगर आप जाएंगे या किसी भी डेवलप्ड कंट्री में जाएंगे, यही रेंटल यील्ड 6 से 8% है। अब 1.5 से 2% जब रेंटल यील्ड होती है, मतलब आप सिर्फ 2% दे रहे हैं एक घर में रहने के, तो आप कायदे से उस घर में 50 साल तक रहेंगे ना, तब जाके उस घर का वैल्यू आप रेंट में चुकाएंगे। 50 साल तक तो सब कुछ ही हो जाएगा, तो रहिए। तो मैं तो बोलता हूं कि अगर आपके पास पैसे हैं, आप जोर बाग में जाके ले लीजिए 2 लाख रुपए महीने का किराए वाला घर, क्योंकि उस घर की कीमत तो 30 करोड़ रुपए होगी। 30 करोड़ रुपए का घर खरीदते खरीदते तो शायद 4 पुश्तें निकल जाएंगी, पर 2 लाख रुपए तो शायद आप दे ही सकते हैं, क्योंकि आप उतना कमा रहे हैं, आप ना वीपी हैं, सीईओ हैं या कुछ हैं। या अगर आप कहीं दूर दराज गोल्फ एक्सटेंशन में या एक्सप्रेसवे में कहीं रहते हैं ना, आप पास कहीं रहना चाहते हैं, ले लीजिए और वहाँ 25,000 रुपये का घर किराए पे लीजिए, जिसकी कीमत शायद 1 करोड़ या 2 करोड़ होगी, जो आप अभी नहीं खरीद सकते, शायद 10 साल तक नहीं खरीद सकते। एंड दैट विल बी अ ग्रेट वे फॉर यू टू लिव। तो हमने अपना घर 40 साल में खरीदा था पहली बार। मेरे माँ बाप ने 50 साल की उम्र में पहली बार घर खरीदा, जिंदगी भर किराए पे रहे। हम उनके साथ थे या किराए पे थे, 40 साल में हमने पहला वाला घर खरीदा एंड बहुत ही खुश हैं, क्योंकि वही घर खरीदा जो हम चाहते थे, उसी एरिया में खरीदा जो हम चाहते थे, उसी साइज का खरीदा जो हम चाहते थे। एंड आई थिंक दैट वाज सच अ ग्रेट डिसीजन टू मेक। क्या क्या क्वालिटीज देखी जब घर खरीद रहे थे, तब कौन से टिक मार्क्स थे जो आपने ऐसे चेक किए? एरिया, लोकेलिटी एंड फैसिलिटीज
एंड ऑफ कोर्स बिल्ड अ रेपुटेशन कि ना घर कितना अच्छा बना हुआ है, क्या है वो सब। फिर उसके बाद तो मतलब लोग बोलते हैं ना कि ये नहीं अर्थ को एक रेजिस्टेंस नहीं होता। मैंने बताया यार कहीं किसी किस्मत पे भी विश्वास करना पड़ेगा। अगर भूकंप लिखा ही हुआ है तो लिखा ही हुआ है, चाहे तुम जो भी कर लोगे। मैं तो बोलती हूँ घर वालों को कि मैं यहाँ बैठे बैठे यहाँ मर सकती हूँ, पंखा गिर सकता है मेरे ऊपर, मुझे उसके लिए अर्थ को एक रेजिस्टेंस क्यों चाहिए? बिल्कुल, लाइक हम ना अपने आप को बहुत अहमियत देते हैं, हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है, पर है नहीं। जो हम वापस आते हैं अलग अलग अपने 20s के लोगों के लिए बात की, शुरुआती में करियर हम शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा सेविंग करो, थोड़ी थोड़ी शौक पूरे करो, लेकिन हम 30 की उम्र, 30 से 40 तक की जो होती है पहुंचने वाली उम्र, उसका होराइजन नहीं समझ पाते हैं कि तब लाइफ कैसी हो जाएगी। हम 40 के बाद वाली लाइफ अज्यूम नहीं कर पाते हैं कि कैसी होगी लाइफ। हमें बाकियों को देख के थोड़ा थोड़ा गैस लगा पाते हैं, बट एक्चुअल में क्या सीन होता है वो जब अडल्टहुड एकदम से हिट करता है और झटका लगता है तो हम हजम नहीं कर पाते हैं उसको। आप वो 2 फेज ऑलरेडी दूसरे में हैं, क्या सीख दे रहे हैं उधर से, जल्दी बता दीजिए। सीख सबसे बड़ी सीख पता है क्या पास है? ये है कि अगर आपको ये नहीं पता कि आप कितने पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो आप जिंदगी भर भागते रहेंगे। फर्ज करिए कि आप एक रेस दौड़ रहे हैं और किसी ने बताया नहीं है, ना आपने जानने की कोशिश करी कि फिनिश लाइन का है, ये रेस खत्म कब होती है, तो आप तो भागते रहेंगे। एंड पैसे को लेके भी नहीं, हमारा अनफॉर्चुनेटली अप्रोच यही रहता है, हमें पता ही नहीं है हम कितने पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें जिंदगी में कितना पैसा चाहिए सब कुछ करने के लिए, सारे अरमान पूरे करने? तो उनके ना 2 जवाब होते हैं, या तो होता है 300 करोड़ 400 करोड़, लाइक पागल वाला पैसा, अंधा पैसा। हम तुम जानते भी हो मतलब 1 करोड़ कैसे कितना होता है ये 300 करोड़? हाँ, मतलब जानते भी हो कि क्या होता है। या फिर वो दूसरा वाला एकदम साधु संत वाला आंसर कि 10 लाख रुपए में जिंदगी जी लेंगे, ये भी नहीं हो पाएगा, मतलब ये तो है ही नहीं, मुश्किल। तो एक वीडियो है, इसके ऊपर भी एक QR कोड डाला हुआ है कि जिंदगी जीने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए। ये आंसर हर एक इंसान के लिए अलग है, आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, हर एक इंसान के लिए अलग है। वो जब पता चल जाता है तो एक गोल, एक मकसद दिखता है लाइफ में कि अब मुझे मेहनत करके पूरी शिद्दत के साथ इस नंबर तक पहुंचना है। लेकिन जब ये नंबर मिल जाएगा ना तो फिर पागलों जैसे भागना नहीं है, फिर एक अलग जिंदगी एंड असली जिंदगी शुरू होगी, जहां आपको वो पूरा पैसा मिल चुका है जो आपको जिंदगी जीने के लिए चाहिए। एंड अब आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। वो मैं अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि पूरे अपने 20s में गलतियां कर करके, अपने 30s में गलतियां कर करके, इस एक चीज के बारे में मुझे हमेशा पता था। मुझे ये नहीं पता कि क्यों पता था, पर आई थिंक 27 या 28 साल की उम्र में मैंने एक कैलकुलेशन करी थी कि मुझे जिंदगी में हर एक चीज करने के लिए कितना पैसा चाहिए, एंड वो नंबर मेरे सामने हमेशा था। एंड आज वो नंबर मिल चुका है। तो अब मुझे पता है कि मुझे अब पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना है, मुझे पैसे के लिए कहीं जाना नहीं है, मुझे पैसे की वजह से कुछ जबरदस्ती नहीं करना है। अब जो मैं करूंगा वो मेरी इच्छा से होगा, और वो बहुत अलग जिंदगी होती है, बहुत ही अलग जिंदगी होती है, जो कि काश लोग समझ पाते क्योंकि वो उस नंबर तक पहुंच चुके हैं। अगेन लेट्स बी ऑनेस्ट कि हम चाहते हैं कि वो फिगर्स हो जाएं, उस मामले में भी मेहनत की है आपने, बट एक लक फैक्टर भी होता है। हर किसी के साथ वो लक फैक्टर नहीं होता है कि लेट्स से मैं चाहती हूँ कि मेरी 40, वो जो एक टिपिकल एजेंडा चला हुआ है कि 40 में रिटायरमेंट ले लेंगे, अर्ली रिटायरमेंट, बट जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है पॉसिबल नहीं है आपकी। स्पेशली हम जिस मेजॉरिटी है इंडिया में मिडिल क्लास वाली है, आप अकेले सर्वाइव नहीं करते हो, आप आने वाली अपनी फ्यूचर फैमिली देखते हो और जो पीछे की फैमिली है उन दोनों की जिम्मेदारियां देखते हो। आपके पास ये विंडो बहुत शॉर्ट है कि इतने में मुझे इतना बड़ा फिगर अर्न करना है, एंड अकेले वो सैलरी पर डिपेंड रह करके वो करना पॉसिबल नहीं है। अदर सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए आपके, या तो बिजनेस डाल दो या तो कुछ अदर इन्वेस्टमेंट कर दो, जो जिस पर हम बात करते हैं मेन मकसद इन्वेस्टमेंट का कि टू ग्रो योर मनी। आप आज 4 रुपए हैं, वो कल को 14 रुपए हो जाए या 10 रुपए हो जाए, जो भी हो जाए। ये होराइजन करने के लिए अदर सोर्स ऑफ इनकम हम कैसे तलाशें अपने अंदर कि मैं कहाँ से और पैसे कमा सकता हूँ, या किन चीज़ों से मैं एक्स्ट्रा पैसे बचा सकता हूँ। वीकेंड है कि चलो ठीक है एक्स्ट्रा काम कर लिया, ऑफिस से काम के बाद थोड़ा वीकेंड पे एक्स्ट्रा काम कर लेंगे, लेकिन अब पीयर प्रेशर हो गया कि भाई दोस्त तो पार्टी करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, मैं बैठ के यहाँ पे काम कर रही हूँ। वो आइडियोलॉजी आपको एक्स्ट्रा काम करने नहीं देगी। ये सब बहुत उधेड़बुन वाली चीज़ हो गई है। एक सुलझा हुआ सा आंसर बताइए मुझे। सुलझा हुआ आंसर जेन्युइनली इन्वेस्टिंग है, क्योंकि इन्वेस्टिंग से आप सबसे बेस्ट अपना वक्त और अपने पैसे का उपयोग कर रहे हैं।
आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर आपका वक्त नहीं जा रहा है, क्योंकि पैसिव इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड जो हमने बताया था। एंड वो पैसा अगर आप अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे तो हर साल 12 से 15-18% ऑन एन एवरेज ग्रो करेगा। मतलब आपका पैसा 3.5-4 साल में दुगना होता रहेगा। इसका मतलब अगर आपने 16 साल इन्वेस्ट करे, जो कि बहुत लंबा वक्त लगता है, लेकिन बहुत ही जल्दी ये वक्त बीत भी जाएगा, तो पहले 4 साल आपका पैसा दुगना हुआ, फिर अगले 4 साल आपका पैसा 4 गुना हो गया, फिर अगले 4 साल आपका पैसा 8 गुना हो गया, और फिर आखिरी के 4 साल आपका पैसा 16 गुना। मतलब इस 16 साल में आपका पैसा 16 गुना हो चुका होगा, और 20 साल तक अगर आप रह गए तो आपका पैसा 32 गुना बन चुका होगा। इस तेजी से कोई भी और चीज आपकी इनकम इंक्लूडेड नहीं बढ़ने वाली। तो ये तो बहुत ही बढ़िया उपाय है, बहुत ही उम्दा उपाय है। एंड जैसे कि मैंने बताया था, वो इन्फ्लेशन जो है वो अगर 6 से 8%, 10% भी रहता है, एनीथिंग अबव दैट मीन्स कि आपके पास पैसा सरप्लस में ही बन रहा है, आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं, एंड आपके पास उससे ज़्यादा ही पैसा है, एंड दैट इज़ वाई द मनी इज़ वर्किंग फॉर यू। बहुत सारे और भी तरीके हैं, जैसे आपने बताया, आप बिजनेस खोल सकते हैं, आप किताबें लिख सकते हैं जिससे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन रही है, आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं जिससे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन रही है, आप एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपके लिए क्या था वो साइड इनकम जनरेट करने का सोच? मेरे लिए हमेशा साइड इनकम थी। मेरा ना दिमाग हमेशा चलता रहता है, तो जब कभी भी मैं कुछ एक चीज़ कर रहा हूँगा, मैं सिर्फ कभी भी वही एक चीज़ नहीं कर रहा हूँगा, मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता हूँ, लेकिन मैं ज़िंदगी में एक ही वक्त पे बहुत सारी चीज़ें कर रहा होता हूँ। तो मेरे लिए था कि कोई ना कोई बिजनेस हमेशा चल रहा होगा, या कोई ना कोई आइडिया जहाँ से कुछ इनकम थोड़ी बहुत आ रही है वो हमेशा आती रहेगी। एक अपने स्टूडेंट लाइफ के बारे में बताता हूँ। जब मैं यूएस गया था तो वहाँ मैं फिज़िक्स का स्टूडेंट था, और फिज़िक्स की किताबें यूएस में बेइंतहा महंगी होती हैं। लाइक $100 उस समय पे, ये 20 साल पहले की बात है, और $100 उस समय पे वो किताबें थी। उस हर एक किताब का एक एशिया एडिशन निकलता है, जो कि नई सड़क चांदनी चौक में मिलता है, और हम तो वहीं जाते थे कि हमारे पास पैसे नहीं थे, तो सेकेंड हैंड किताबें देखने वो बस पकड़ी और वहाँ पहुँच गए 419। तो 419 बस पकड़ के वहाँ पहुँचे, और वहाँ मैंने देखा कि वो किताब जो वहाँ $100 की बिक रही है, यहाँ मिल रही है 400 रुपये की। तो जब मैं पहले समर में यूएस से वापस आया था, मैं एक सूटकेस खाली लेके नई सड़क गया, और वहाँ मैंने जितनी भी उस सूटकेस में किताबें भर सकती थी, ये 400 रुपये वाली भर ली, करीब 30 के करीब। फिर मैं वापस यूएस गया, और वो मैंने सारी किताबें एक साइट पे अपलोड कर दी एज सेकेंड हैंड बुक्स, $50 पे। $100 से 50 हैं, एशिया एडिशन है, तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, कंटेंट तो एकदम सेम है, उनके $50 बच रहे हैं, मैंने यहाँ दिए हैं $10, तो मेरे 10 के 50 बन रहे हैं, और वो एक हफ्ते के अंदर सारी किताबें बिक गई। मैंने कुछ $1200 कमाए, और उस $1200 से मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला कंप्यूटर खरीदा था। अब ये तरीका था एक पैसे बनाने का, ना मेरे को कभी किसी ने सिखाया था ये हो सकता है, ना मुझे पता था कि ये हो सकता है, मैंने तो बस एक बेट ले लिया। ये बिजनेस माइंड आपका आया कहाँ से? कोई था? मुझे नहीं पता है, और ये बिजनेस माइंड भी नहीं है। अगर आप देखेंगे ना, जो हम अपने देश में जुगाड़ बोलते हैं ना, वो जुगाड़ हम अक्सर दूसरों के लिए अप्लाई करते रहते हैं, खुद के लिए बहुत कम करते हैं। हमें लगता है कि मैं किसी और की मदद कर लूं और उनको दिखा दूं। एग्जीक्यूशन मुश्किल होता है ना उनको। दूसरों को तो ज्ञान दे देते हैं कि तुम ये कर लो, ऐसे कर लो, एग्जीक्यूशन तो उसको करना है, अपने को करने में मौत आती है। तभी वो और वही एक अंतर है फ्रॉम समबडी जो कर पाया है और जो नहीं कर पाता है। तो मेरा तो ये रहेगा कि जो आपका दिल कहता है ना, एंड आपको लगता है कि यार शायद करना चाहिए, कर दो, क्योंकि बहुत कम होता है कि अगर वो काम ना भी करे तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी, आपका दिमाग, आपकी क्षमता, आपकी शिद्दत तब भी बरकरार रहेगी। आपके 2 बच्चे हैं, आपने अच्छे अच्छे स्कूल में उनको दाखिला करा रखा है, उनको अब कैसे आप ग्रूम कर रहे हैं कि वो उस जोन में ना पहुंचे जैसे आप पहुंचे थे? क्या उनको देते हैं, प्लान करने को देते हैं? वो लोग कैसे अपना पर्सनल फाइनेंस मैनेज करते हैं? तो उनकी ट्रेनिंग बहुत अलग हो रही है, क्योंकि थैंकफुली हम लाइक वही है, गिर गिर के लड़क के खड़े हुए हैं, तो फिर कुछ सीखा है।
तो हर कॉलोनी में एक दिवाली मेला होता है एंड दिवाली मेला पे स्टॉल लगते हैं। तो विदुर के साथ, विदुर 12 साल का है जो हमारा बड़ा लड़का है, तो पिछले 3 सालों से हमने एक स्टॉल दिवाली मेले पे लगाया था। एंड हर साल हमारा एक मकसद था कि हम बिजनेस के एक एक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले साल हमारा मकसद था रेवेन्यू, हम रेवेन्यू को समझने की कोशिश करेंगे, हम कॉस्ट वॉस्ट में नहीं जाएंगे। तो विदुर आपका गोल है ज़्यादा से ज़्यादा बेच पाना, तो आपको डिसाइड करना होगा कि क्या प्राइस होना चाहिए, आपको डिसाइड करना होगा कि आप क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे लोगों को ताकि वो आपकी गेम खेलें और फिर आपका रेवेन्यू बने। उसको कोई आइडिया नहीं है कि वो फ्रूटी जो दे रहा है ऐसे ही बांट रहा है वो कितने की आई है, क्या उसका हिसाब है, उसमें हम नहीं घुसे। फिर दूसरा साल था वेरिएबल कॉस्ट, मतलब इस रेवेन्यू को पाने के लिए क्या क्या खर्चे करने पड़ेंगे जो कि इसी रेवेन्यू से कनेक्टेड है। तो जब आप कोई जीत रहा है उसको कितना इनाम मिल रहा है, कितने का वो इनाम मिलना चाहिए, वो उससे ज़्यादा का नहीं हो सकता, उससे कम का ही होना चाहिए। तो अगर आप 10 रुपये चार्ज कर रहे हैं, आपको इनाम 5 रुपये का देना पड़ेगा या 6 रुपये, व्हाटएवर। फिर तीसरा था फिक्स कॉस्ट, कि ये स्टॉल खरीदने के हमें कितने पैसे लगे, हमारे को ये सारी स्टेशनरी बनाने के कितने पैसे लगे। इस साल है प्रॉफिट, जो कि लास्ट है, कि ये सब कुछ करके विदुर अब हमें पैसे कमाने होंगे, क्योंकि तभी तो इसका मकसद होगा, वरना तो वक्त और ये सब कुछ आए जा रहा है। अब ये ट्रेनिंग है, काश हमें ये ट्रेनिंग मिली होती, नहीं मिली, लेकिन अब क्योंकि संभले हैं और सीखे हैं तो वही ट्रेनिंग हम देने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दूसरा, वो हमें जैसे पैसे खर्च करते हुए देखते हैं और कैसे हम उस पैसे का यूज करते हैं, उससे भी वो सीखते हैं। बच्चे जो हैं उनको बताया नहीं जा सकता कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि वो देख देख के ही सीखते हैं कि उन्हें क्या करना है। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको सरप्राइज कर गया हो कि यार इसने तो गजब कर दिया, मैं होता तो शायद अपने टाइम में मैंने इस तरीके विदुर से, हाँ। तो विदुर बर्थडे पे पैसे मिल गए, नानी नाना दादा दादू आ गए, पैसे वैसे कुछ दे दिए, कभी कुछ इधर उधर से कहीं पैसे आ गए। तो एक दिन वो आया और बोलता है कि हम कहाँ गए थे, हम किसी टॉय स्टोर में गए थे, साकेत के किसी मॉल में। वहाँ उसको कोई इलेक्ट्रिक बाइक दिख गई, बड़ी फैंसी सी, बच्चों वाली जो है। उसने पूछा कितने की है, उन्होंने बोला 75,000 रुपये की। तो उसने बोला कोई भी चला सकता है, बोलता नहीं, 15 साल से ऊपर वाले बच्चे ही चला सकते हैं। वो था उस समय 10 साल का। तो उसने उस समय ठाना मुझे ये बाइक खरीदनी है 5 साल के अंदर। तो फिर वो 10 साल की उम्र में मेरे पास आया और उसने बोला कि मेरे को ना अपने ये पैसे ग्रो करवाने हैं ताकि ये 75 तक पहुंच पाए 5 साल के अंदर। तो क्या जरिए होते हैं ग्रो करने के? तो मैंने बोला आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। तो फिर मैंने उसको समझाया। तो अभी उसके पैसे इन्वेस्टेड हैं, अभी उसके सारे के सारे पैसे इन्वेस्टेड हैं। और हमने परसों ही शायद चेक किया था, 1.1 लाख रुपीस हो चुके हैं उसके। वो 12 साल का है, वो 1 लाख रुपए के पोर्टफोलियो में बैठा है। और मैं उसको बोल रहा था कि तुम ये बाइक वाइक तो छोड़ो, तुम जब 18 साल की उम्र होगे ना, तुम्हारे पता है कितने 10 लाख रुपए या कुछ होंगे, तो अपनी पूरी एजुकेशन खुद ही कर पाओगे, हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसका टारगेट भी मेरे ख्याल से शिफ्ट हो गया हो कि हम मजा आ रहा है भाई, बढ़ रहे हैं पैसे कि नहीं। हाँ, अब इंसिडेंटली क्या हुआ है, उसको वो बाइक नहीं खरीदनी अब, क्योंकि अब ही इज आउटग्रोन दैट बाइक। अब उसकी चुल है कि ये कितना ज्यादा हो सकता है, नहीं तो वो 200 रुपए भी कभी मिल जाते हैं, ये भी इन्वेस्ट कर दो। नहीं, इतना भी नहीं करना है, मतलब थोड़ा लमसम में करते रहेंगे जब जब होता रहेगा। बट नाउ ही इज लाइक कॉन्स्टेंटली कि मुझे वो एक्सेल शीट में बताओ कि मेरे कितने हो चुके हैं, फिर मुझे और इन्वेस्ट करने हैं, मुझे डालना है। एंड ही ऑल्सो कीप्स इट फॉर हिमसेल्फ। तो उसको किताबों का बहुत शौक है। एंड कभी कभी अगर वो जा रहा होता है तो वो खुद किताबें खरीद लेता है। तो उसने उसके लिए 1,000-2,000 रुपये अपने पॉकेट मनी में कहीं रखे हुए हैं, वो किताबें खरीदता रहता है। लेकिन बाकी उसने सारा इन्वेस्ट किया हुआ है। बट आपको ऐसा नहीं लगता कि बच्चों के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी, अवेयरनेस, ये एक स्कूल का हिस्सा होना चाहिए, करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए? बिल्कुल। कुछ कीजिए। मैं क्या ही करूं, सरकार में घुस के कभी कुछ करेंगे अगर कर पाए। लेकिन ये तो बिल्कुल बहुत बहुत दुख होता है देखकर कि ये सारी चीजें लोग ठोकर खा के क्यों सीखें। ये तो फंडामेंटल सी चीज है। मुझे लगता है कि जो स्ट्रैटेजी आपने बताई बच्चों को समर कैंप में स्टॉल लगाने की, एक बिजनेस माइंड अपने पैसे के लिए, एक अटैचमेंट जनरेट करने के लिए, कि वो पापा से मिलने वाली पॉकेट मनी नहीं है, हमारी खुद की भी एक चीज़ है।
बहुत मिस करती हूँ मैं कि काश शायद बचपन में वो चीज़ बनाई गई होती, तो या फिर आपको वो 40 की उम्र में गलती नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ा एक गैप लगता है, होपफुली कि जल्दी गवर्नमेंट उस चीज़ को इंक्लूड करे, और जो हमारी जनरेशन आ रही है, जो एक गैप है हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और लोगों का, वो और कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करें, ग्रो करें। बिल्कुल। एक और कंसर्न जो मुझे अचानक से रैंडमली याद आया कि हम लोग अपने शौक पूरे करने के लिए, क्योंकि लोन अब बहुत इजीली एक्सेसिबल हो गए हैं, क्रेडिट कार्ड किनारे रख दीजिए, क्योंकि वो देते ही थोड़े बहुत आपका पोर्टफोलियो देख कर देते हैं। एक बहुत इजी तरीका जो चल पड़ा है, फ़ोन पे मैसेजेस आते रहते हैं, लोन अप्रूव्ड, पर्सनल लोन तुरंत मिल जाएगा, और लोग उसके पीछे परेशान होकर के अप्लाई भी कर देते हैं। क्लिक कर दिया, मिल गया पैसे। उसके बाद पता चल रहा है कि भाई फ़ोन पे फ़ोन वसूली भाई पड़े हुए उनके पीछे, पता नहीं क्या क्या तरीके अपना रहे हैं। वैसे लोगों के लिए आप क्या एडवाइस दे रहे हैं? नहीं, ये बहुत 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 बड़ा चंगुल है, इससे बच के ही रहना पड़ेगा। जैसे हमारे टाइम पे क्रेडिट कार्ड यही बिल्कुल चंगुल था कि उस समय पे रिकवरी क्रेडिट कार्ड की जो ड्यू होती थी वो रेगुलेटेड नहीं थी, तो सारे रिकवरी एजेंट घर पे आ जाते थे, वो डंडे लेकर धमका के सब कुछ होता था। अब तो ऑफ कोर्स ये सब नहीं होता है, लेकिन अब ये लोन ऐप्स जो सारा बिजनेस चल गया है, उससे बहुत सारी जनता जो है वो इसी के लत में लग गई है। लाइक जूते खरीदने हैं, फ़ोन खरीदना है, पर्सनल लोन ले लो। उनको समझ ही नहीं आता कि वो 30, 35, 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से भी ज़्यादा। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए कभी लोन मत लीजिए, अनलेस इट इज़ अ कार और अ हाउस। यही दो चीज़ें हैं जिनके लिए आप लोन ले सकते हैं, बट कोई भी इच्छा पूरा करने के लिए कभी भी प्लीज़ लोन मत लीजिएगा। लोन सिर्फ और सिर्फ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लीजिएगा, और जितनी जल्दी चुका सकते हैं चुकाइएगा। वो चुकाने का तरीका भी बुक में है, बट ये बहुत डरावनी चीज़ है। मुझे नहीं पता है कि ये कितने लोगों को खा बैठेगी। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैंने क्वेश्चंस में लिखे थे आपसे पूछने के लिए, लेकिन कॉन्वर्जेशन इतनी फ्री एंड हुई कि मुझे लगा कि यार मैं कौन से वाले को कौन छोड़ूं, और उधर से मुझे दीपक इशारा कर रहा है कि टाइम हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछूंगी कि बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं पर्सनल फाइनेंस पे, बिल्कुल, रिच डैड पुअर डैड। मैं आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख रही थी, तो शायद आपने फोटो डाली थी इसके पेजेस की। एक किसी पर्सन ने कमेंट किया था, रिच डैड पुअर डैड से क्या अलग है इस किताब में? मैं पूछती हूँ कुछ नहीं। मैं किताब की शुरुआत ही यही है कि मैं सबसे भद्दा इंसान हूँ एक किताब लिखने के लिए, सबसे बेवकूफ़ हूँ, एंड बहुत 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 उम्दा किताबें हैं फाइनेंस पे जो आपको पढ़नी चाहिए। मेरा सिर्फ एक ही कोशिश है, जैसे मैंने बताया, एक ऐसी जनता जो किताबें पढ़ती नहीं है उनके लिए किताब लिखवाना, क्योंकि वो किताब बहुत अलग ढंग से लिखी जाएगी। वो रिच डैड पुअर डैड जैसे छोटे छोटे फॉन्ट में बहुत कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ बना करके डरावनी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जब हम किताब पढ़ रहे हैं तो ऑथर बोल रहा होगा तुम कितने ही बेवकूफ हो और मैं कितना ही समझदार हूं, और ये अंतर हमेशा जिंदगी में रहेगा। लेकिन तुम फाइट मार लो और देखते हो कि तुम कहां पहुंचते हो, क्योंकि वो फिर कभी इज्जत ही नहीं मिल पाती। हमें खुद ही नहीं ऐसा लगता कि वो ऑथर हमें इज्जत दे रहे हैं। लो सेल्फ एस्टीम फील हो जाता है कि हम तो बहुत दूर है भाई ये किताब के लिए, बहुत ही दूर है। तो ये किताब जनरली एक दोस्त जैसे समझाने की कोशिश करेगा वैसे लिखी गई है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया किसी भी पॉइंट पे अगर ये किताब बोरिंग हो जाती है तो प्लीज़ इस किताब को छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत सारी और किताबें हैं। इस किताब का मकसद ये नहीं है कि आप ये किताब खरीदें, इस किताब का मकसद ये है कि आप पैसे को समझें, अपना पैसे के साथ रिश्ता जो है वो खूबसूरती से बनाएं, ताकि आपका पैसा आपके लिए उतनी मेहनत करे जितना आप उसको कमाने के लिए करते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन, जो लास्ट तो बोला था मैंने बट एकदम से मुझे याद आ गया कि आपकी जो फिटनेस है वो देख के मुझे याद आया, आपने बुक में लिखा हुआ है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट और प्रेशियस इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं वो हम खुद पर कर सकते हैं। अगर मैं आज अपनी हेल्थ पर करती हूँ मेहनत, तो 40 साल बाद मैं शायद अपनी बोन डेंसिटी के लिए विटामिन्स नहीं खा रही होंगी। आज अगर मैंने इन्वेस्ट कर दिया है, तो अगर मैं आज वेट ट्रेनिंग करती हूँ तो कितना इंपॉर्टेंट है अपने आप पर इन्वेस्ट करना, किन किन चीज़ों पर, किन किन एस्पेक्ट्स को आज अगर हम अपनी 20s में, अर्ली एज में हम इन्वेस्ट करते हैं तो आगे जाकर हम शायद उसकी वजह से अपने पैसे बचा ले जाएं। आपके लिए वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं? आपकी हेल्थ, आपकी नॉलेज एंड आपके फाइनेंसेस, ये 3 इन्वेस्टमेंट्स आगे ही जाके आपको सक्सेसफुल बनाती हैं। उस मोमेंट में ऐसा लगता है कि क्यों कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने किया अपनी नॉलेज, अपनी हेल्थ और अपनी वेल्थ, देन आपकी पूरी ज़िंदगी, आपके रिश्ते, आपके खुद की तरफ का स्वभाव, सब कुछ बदल जाएगा अच्छे के लिए।
बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है अंकुर कि सॉरी, मुझे ये कॉन्वर्सेशन यहाँ पर एंड करनी पड़ेगी। जो मैं जब ये किताब पढ़ रही थी तो एक नॉर्मल यूज़र की तरह, सोशल मीडिया यूज़र की तरह मुझे लगा कि ये तो मैं अंकुर की लिंक्डइन पे पढ़ चुकी हूँ, अंकुर के इंस्टाग्राम पे पढ़ चुकी हूँ, एक कंपाइलेशन है जैसा अंकुर ने खुद भी कहा। बट जो इसके हाफ में किताब से जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो उसमें जो आखिरी के 2-3 चैप्टर्स हैं वो मुझे भी ऐसे लगे कि यार इसकी तो ज़रूरत थी। आखिर में अंकुर ने अपनी कुछ गलतियों का एक कंपाइलेशन किया हुआ है कि हम क्यों अपने पेरेंट्स को नहीं ब्लेम कर सकते, कि उन्होंने ये डिसीजन लिया होता तो शायद आज हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी होती, रिश्तों की क्या अहमियत है, पैसे के साथ हम और कितनी सख्ती या फिर सतर्कता से पेश आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेक एपिक मनी है, ये मैंने बहुत सारे बुकमार्क्स लगा रखे हैं, उनको इग्नोर कीजिए आप। ये इसका प्राइस है आपको 399 है, पेंगुइन ने इसको छापा है। हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, जो हमारी ऑडियंस है आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी हिंदी वर्जन पढ़ने में। मेक एपिक मनी नाम से ही मिल जाएगी आपको, और इसकी कीमत है 250 रुपये। और इसमें भी पन्ने लगभग कमोवेश बराबर हैं, ये 325 पन्नों की है, ये 399 पन्नों की है। दोनों में ही ज्ञान बराबर है, हिंदी इंग्लिश जो आपको अच्छा लगता हो पढ़ने में, ऐसा लगे कि मैं एक बार आराम से पढ़ सकता हूँ। और यकीन मानिए बिल्कुल भी बोझिल नहीं है, 2 दिन में आप यूं सोते उठते इंस्टाग्राम चलाते के बाद भी इसको आराम से ख़त्म कर सकते हैं, जैसा मैंने किया है। और बहुत अवेयर बन सकते हैं। ये नहीं कहूँगी कि रातों रात बहुत पैसे कमा के अमीर हो जाएंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर सीख जाएंगे कि मेरे 1 रुपये लग रहे हैं तो उससे मुझे कितने रुपए आ रहे हैं, या मैं इसको और कितनी समझदारी से इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। बाकी बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगी मैं, आप अंकुर को सुनिए और उनको फॉलो करिए, और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, पैसे को लेके समझ बढ़ाते रहिए, कुछ ऐसा काम करिए कि आपके पास सैलरी के अलावा भी और पैसे आते रहें, और अपनी सेहत का ख्याल रखिए, मन से, तन से, सभी तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ किताब वाला के इस एपिसोड में बने रहने के लिए। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।